हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। भाई साहब मिस कर रहे थे बच्चे बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारे कमेंट्स भी थे। और मुझे पता है कि लास्ट ईयर वाला जो उदय का एक्सेस आप लोग को दे रखा है उसके भी मैं कमेंट चेक कर रहा था, मेरे पास भी वो एक्सेस है, उसके भी मैं कमेंट चेक कर रहा था। वहां पर बच्चों ने लिखा हुआ कि सर ये तो चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया आपसे। तो भाई मुझे नहीं पता तुम लाइव क्लास में आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे हो, लेकिन इंस्टा पर जो डीएम थे वही कह रहे थे कि सर हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी क्लास कब लगेगी, आपकी क्लास क्यों नहीं लग रही है, दूसरी क्लास कब लगेगी आपकी। यूट्यूब वाली तो हमने देख ली थी, अब ऐप वाली कब से लगेगी। तो भाई ऐप वाली स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। क्लास एक्चुअली क्या था कि मेरे फैमिली में एक शादी थी यार, तो वो मुझे अटेंड करनी बहुत जरूरी थी, नहीं तो ये क्लास थोड़ा और पहले हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके टाइम निकाल के सैटरडे में संडे में कभी ना कभी ये क्लास पक्का आपकी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अगर कुछ छूटा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है भाई पूरा करना, तो डोंट वरी, ठीक है। और हालचाल तो सुना दो, कैसे हैं भाई सबके। हाँ क्या हालचाल है भाई, हाँ जल्दी से। और फायर वाला इमोजी लगा के बता दो अगर मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ दिख रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी लेक्चर नंबर 2 का वो है उससे पहले टॉपिक से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड कर लो भाई, मतलब ज्वाइन कर लो। डाउनलोड अगर टेलीग्राम नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें प्रैक्टिस के लिए आपके लिए डालता रहूंगा, और कुछ कुछ लाइफ अपडेट्स भी तो जो होते हैं मेरी जिंदगी के, या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी अगर होंगी तो वो भी डालता रहूंगा। चैनल का भी सब कुछ इसके अंदर ही आता है, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी में मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको एक बार स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे वैसे ही लिख दो रक्षक सर साइंस तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे यूट्यूब चैनल का ही ये टेलीग्राम है, तो सारी चीजें उसी के ऊपर आपको मिल जाएंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। आइए फिर आज का टॉपिक क्या है। आज हमने डायमेंशन निकालने सीखने, ठीक है। मोटी कहानी ये है कि हमने आज डायमेंशन निकालने सीखने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ लिए थे, याद है ना भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। वो तो धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। अभी और भी कुछ यूनिट्स में लेकर के आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लेकर के आया, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी लेकर के आए, वो तो चीजें हो जाएंगी। लेकिन 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 आज हम डायमेंशंस भी सीखेंगे, ठीक है ना। आज हम डायमेंशंस को भी करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। आज तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम डायमेंशन फॉर्मूला बना जाएं, ठीक है। चलें फिर शुरू करें, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए कौन सा इमोजी बनाना पड़ता है भाई, फटाफट से बता दो। मेरी एनर्जी का एक ही सोर्स है। सर आप अल्मोड़ा गए थे ना, हाँ यार अल्मोड़ा गया था। और एक बात बताऊं, मैं जब अल्मोड़ा पहुंचा शादी में, ठीक है, तो मैं गया था लड़के वालों की तरफ से, वर पक्ष की तरफ से था मैं, ठीक है। तो वर पक्ष की तरफ से जब मैं वहां पहुंचा वेन्यू पर, ठीक है ना, तो मुझे मेरे दोस्त की शादी, मतलब मेरा बचपन का एकदम दोस्त है, फैमिली जैसा ही संबंध है बिल्कुल, 9th क्लास से हम लोग साथ हैं फ्रेंड्स, तो एकदम फैमिली वाला ही रिश्ता है उसके साथ हमारा, तो जाना जरूरी भी था और जाना चाहिए भी। तो मैं जब शादी में गया उसकी, अल्मोड़ा पहाड़ों में शादी थी, वो वाली एकदम पहाड़ों के बीच में शादी थी, ठीक है। हाँ और कुछ बच्चों ने वो वाली वीडियो भी देखी मेरी, जो रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं उसके अंदर। तो बच्चे कह रहे सर हमारा रिजल्ट आ गया है सर हमारी फटके और आप सर पहाड़ों में मजे क्या चल रहा है सर ये। तो मैंने कहा बेटा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें करनी पड़ती है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि मजे चल रहे थे। इवन मैंने 11-11 घंटे ड्राइव करी है पहाड़ों में रात में, जो पहाड़ों में तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है भाई, हाईवे पे होती है लेकिन अंदर अंदर के रास्तों में तो लाइट भी नहीं होती है। तो बड़ा बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है। तो खैर जब मैं वर पक्ष की तरफ से वहां पहुंचा तो मेरे जो दोस्त था, वो जो 9th क्लास से जो हम लोग दोस्त हैं, उसके बारात में बच्चे मिल गए मुझे उदय बैच के। वो कह रहे सर अभी अभी हमने इस साल उदय लिया है, आपसे हम उदय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक ही तो क्लास हुई है अभी यूट्यूब पे, क्या पढ़ रहे हो तुम। कह रहे हाँ हाँ सर हमारे पास पुराने वाले बैच का भी एक्सेस है, पिछले वाले का, तो हमने वो चैप्टर पूरा कर लिया है। तो वो मिली मुझे, एक दो बच्चियां थी, एक दो लड़के थे। वो दो लड़के थे वो 12th वाले थे, वो जो बच्चियां थी वो 11th में आई हैं अभी अभी, तो इसी बैच में है वो भी। हाय हेलो, ठीक है। शशि की बहनों, शशि मेरे दोस्त का नाम है तो उसकी बहनों, ठीक है। तो मेरी बहन ही लगी मतलब। तो अच्छा फिर मैं वहां जब पहुंचा हूं, रिबन कटा है, तो वधु पक्ष भी आ गया वहां पे। और वधु पक्ष में उस गांव की जो बच्चे थे वो भी आए हुए थे बारात में, तो वो वधु पक्ष वाले भी मुझे जानते थे। मतलब वो भी बच्चे आकर के कह रहे सर आप रक्षक सर हो ना, हम आपसे पढ़े थे सर अभी हमने लेकिन कॉमर्स ले ली है सर। मैं कहा भक कॉमर्स ले ली, साइंस में ये क्या बात है, कॉमर्स ले ली। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो वो आए थे कह रहे कि सर हमने 10th बोर्ड पास किया आपसे। तो मतलब मैं गया तो वर पक्ष की तरफ से था, लेकिन वर और वधु दोनों पक्ष की तरफ से मैं वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने दोनों के सर पे ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं तो दोनों साइड से था बेटा, बीजेपी कांग्रेस हमारे लिए दोनों बराबर है, ठीक है। आ जाओ
आगे आ जाओ। ठीक है, तो यार देखो कुछ कुछ यूनिट्स की बातें बाकी थी, तो वो करके हम लोग डायमेंशंस पर चलेंगे फटाफट से। ठीक है, आप मेरा साथ देना, आप मेरे साथ बने रहना। ठीक है, जो जो मैं समझाऊंगा, जो जो मैं बताऊंगा, बस एक फायर इमोजी आप बनाओगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। सिर्फ आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। 10th क्लास में भी आप में से बहुत सारे बच्चे 10वीं में मुझसे पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे समझ में कैसे आता है, कि तुमको समझ में आ गया है, आग वाला इमोजी बना करके। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये वर और वधु क्या होता है? वर माने दुल्हा, वधु माने दुल्हन। तो मैं दुल्हे की तरफ से गया था वर पक्ष, और वहां पहुंचा तो वधु यानी दुल्हन पक्ष। समझा कर यार, आजा, थोड़ी भी हिंदी नहीं आती है यार। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखो यार, आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? उसके साथ मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। और वो कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है प्लेन एंगल, है ना, और दूसरी वाली है सॉलिड एंगल। भाई देखो, मेरी पीपीटी, मुझे पता है कि बच्चों को ऐसे ही पसंद है कि सर एकदम रॉ पीपीटी रखो और जितनी चीजें हो सके अपने हाथ से लिखो। मेरा भी वही स्टाइल है। 10th में अलग था भाई। 10th में क्या थी कि चीजें बहुत सारी हम प्रेजेंट करके लाते थे, ठीक है ना। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर 11th में मैंने लिखना नहीं शुरू किया ना, तो बच्चे को भी लिखने की आदत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर एक चीज अपने हाथ से लिखने वाला हूं, सिर्फ टॉपिक की हेडिंग लिख के लाता हूं मैं। आपने उदय पिछले वाले साल का देख लिया ना, बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर देख लिए, चैप्टर पूरे कर लिए मेरे साथ, ठीक है ना। वो तो मैकेनिक्स पे पहुंचे हुए हैं, मैं सच बताऊं तो 3-3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं वो पिछले वाले उदय से। इतनी तेज चल रहे हैं वो बच्चे तो, ठीक है ना, जो पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल रॉ पीपीटी रखता हूं। मेरा कुछ भी वो नहीं है कि मैं छाप करके पीछे से लाऊं और पढ़ पढ़ के आपको सुना दूं कि ये लिखा हुआ और पढ़ के सुना दिया जी। ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, और क्लास 11th में ऐसा होगा भी नहीं। आप इस बात को समझो, 11th क्लास के अंदर इस तरीके से पढ़ाई होती भी नहीं है कि पीछे कुछ छपा हुआ हो और छपा छपा है मैं आपको दिखा दूं। आप जब चीजें अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो आपको चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं भी रॉ पीपीटी बिल्कुल लेकर के आऊं और अपने हाथ से ही हर चीज लिखूं। और आप भी ये जरूर करना कि आप अपने हाथ से ही हर एक चीज लिखो। नोट जितने भी होंगे वो आप अपने हाथ से ही लिखोगे। डन हो गया? ठीक है, तो बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी वो तो याद होंगी आपको, और उनके यूनिट्स भी आपको ध्यान में होंगे। इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, जो क्लास नंबर 1 थी। आज क्लास नंबर 2 में हम सबसे पहले शुरू करेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के साथ, ठीक है। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है? देखो यार, आप जब 10th क्लास में थे तो बबुआ ओपी सर से आपने ये चीज पढ़ ली थी सर्कल्स चैप्टर के अंदर कि भाई कोई भी इधर देखो ध्यान से, कोई भी आर्क अगर होती है तो उस आर्क की लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आर्क लेंथ को एल से लिखते हैं, हाँ या ना। और उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है याद है? ये होती है रेडियस। अरे याद करो, बबुआ ओपी सर का नाम लेके एक बार याद करो। ये होती है रेडियस, हाँ या ना। और ये होता है एंगल, है ना, इसको बोलते हैं एंगल। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। यही थीटे का नाम ही क्या है बेटा? प्लेन एंगल है। समझ गए ना? तो आप कैसे लिखोगे इन तीनों के बीच में रिलेशन? आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के बीच में फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। मेरे हिसाब से आप में से हर कोई बच्चा जानता होगा, है ना, हर बच्चा जानता होगा। और थीटा को आप एल डिवाइड बाय आर, यानी कि ऊपर आर्क लेंथ और नीचे रेडियस, है ना, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। आर्क लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। जब ऊपर भी मीटर हो और नीचे भी मीटर हो तो मीटर से मीटर तो कट जाता है, तो इसके तो यूनिट नहीं होने चाहिए, है ना। इट शुड बी यूनिटलेस। अरे आर्क लेंथ भी तो मीटर है और रेडियस भी तो मीटर है, तो मीटर से मीटर तो कट जाना चाहिए। पर एक बात बताओ, इसकी तो यूनिट होती है। क्या होती है? क्या होती है? इस थीटा की यूनिट क्या होती है बेटा? इस थीटा की यूनिट होती है रेडियन। होती है कि नहीं होती बेटा? हाँ या ना बोलो। इस थीटा की यूनिट होती है कि नहीं होती है? यस, रेडियन। रेडियन से कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, जब बेसिक मैथ्स करेंगे तब बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ये कहानी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ये कहानी है कि प्लेन एंगल थीटा जो होता है उसकी यूनिट रहेगी जिसका नाम है रेडियन। शॉर्ट में इसको राड लिखते हैं, RAD, रैड। बस इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट से देखो। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है भाई आपने कोन देखा है? कोन दिखाता हूं, देख, कोन दिखाता हूं। ये कोन ऐसा होता है ना, टोपी,
हैप्पी बर्थडे टू यू वाली जो टोपी होती है बेटा, वो कोन है कि नहीं है? हां, तो कोन का मुंह जो है वो कितना खुला हुआ है, ये बताओ, ये बताओ। ये भी एक कोन है, ये भी एक कोन है। ये छोटे बच्चे की टोपी है, बड़े बच्चे की टोपी। तो छोटे बच्चे की टोपी वाला जो ये एंगल है, जो ये मुंह खुला हुआ है इसका, है ना, और इसका भी देखो, ये जो मुंह खुला हुआ है, ये देख, ये ऐसे मुंह है, ये ऐसे मुंह है, हा हो हा, ये छोटा मुंह, ये बड़ा मुंह। तो जब बड़ा मुंह खुलेगा, जब बड़ा मुंह खुलेगा तो हम बोलेंगे ये वाला जो एंगल है, 3D एंगल बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको? 3D एंगल। ये 3D एंगल बड़ा होगा नीचे वाले का। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, है ना। मैंने दो कोन आपके सामने बनाए, ये बनाया कोन नंबर 1, ये बनाया कोन नंबर 2। आप बताओ किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है? किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, 1 का के 2 का? 1 का के 2 का? किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, 1 का या 2 का? यस यस यस, शाबाश शाबाश, बढ़िया 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 बढ़िया, है ना। तो ये जो बन रहा है बेटा छोटा सा एंगल, है ना, है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा, विच इज सॉलिड एंगल। ठीक है ना, ये है ओमेगा 1 और ये है ओमेगा 2। और आप समझ गए बात को कि ओमेगा 2 बड़ा होगा ओमेगा 1 से, क्योंकि इसका मुंह जो है वो ज्यादा खुला हुआ है। समझ गए ना, इसने ज्यादा बड़ा एरिया कैप्चर कर रखा है, ये एरिया बड़ा है, और इसका एरिया देखो, इसका एरिया छोटा है ना। इस एरिया को A1 बोलूं, इस एरिया को A2 बोलूं, कौन सा एरिया बड़ा है? कौन सा एरिया बड़ा है बताओ? ये एरिया बड़ा कि ये एरिया बड़ा? ऑब्वियसली ये एरिया बड़ा है ना। तो A2 बड़ा है A1 से, A2 बड़ा है A1 से, ओमेगा 2 भी बड़ा है ओमेगा 1 से। तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। और इसकी यूनिट सुन लो ध्यान से, क्या है इसकी यूनिट? होती है स्टेरेडियन, उसकी होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन। ब्रैकेट में SR लिखते हैं। एक बात बताऊं, कहीं यूज नहीं होती, ना पूरी 11वीं ना पूरी 12वीं, मैंने तो कहीं यूज होता नहीं देखा सॉलिड एंगल। पूरी 11वीं पूरी 12वीं, जेई एडवांस में शायद आता हो, नीट में भी नहीं है, जेई मेन में भी नहीं देखा मैंने तो। स्कूल लेवल पे तो मैं क्या ही दिखाऊं आपको, केवल किताबों में है। तो टेंशन ज्यादा नहीं लेने का, ठीक है। मोनाको खाने का, मोनाको देखा है, मोनाको गोल गोल बिस्किट नमकीन वाला, वो खाने का, ठीक है, एंजॉय करने का जिंदगी को, ठीक है। आइए समझिए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी जैसे जैसे थीटा क्या था, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस था, है ना। यूनिट क्या थी इसकी? रेडियन। यूनिट क्या थी इसकी? रेडियन। ये वाला जो सॉलिड एंगल है ये ओमेगा से डिनोट होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ओमेगा से। और ये लेंथ की जगह पर लिखते हैं इसको एरिया, और डिवाइड में लिखते हैं रेडियस का स्क्वायर। एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर कहां यूज होता है? कहीं नहीं, कहीं नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा कहीं यूज होता हुआ, ठीक है ना। मतलब पूरे कोर्स में कहीं नहीं है। ऐसे तो यार देखो, बीएससी फिजिक्स वगैरह करोगे तो मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है ना, मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं यूज होता हुआ, ठीक है। लेकिन 11th-12th के कोर्स में कहीं यूज होता नहीं दिखता, ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, डिवाइड बाय रेडियस, ये रेडियस होगी ना यहां पे, है ना, ये भी रेडियस होगी, बस आपको उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना, खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, एक और छोटा सा टॉपिक आता है, एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, कह रहा है सर ये तो कहीं नहीं आता, फिर सर क्या फायदा ऐसी चीजों का? हाँ, तो ऐसा ही है बेटा, कहीं यूज तो नहीं है इसका, मैं आपको सच बताऊं, ठीक है ना, सच बताऊं, इसका यूज तो नहीं है। अब क्या बोले, तो जब दिया हुआ है कोर्स में तो पढ़ाना पड़ता है, और तो कोई चारा नहीं है, ठीक है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है ये मस्त समझ में भी आएगा आपको, और आसान टॉपिक भी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इस पर से सवाल भी आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्कूल के अंदर जब क्वेश्चन बन करके आएगा तो मैंने ये कहा कि मेरे नोट्स में से बन करके आएगा, ये बात पक्की है, पक्की बात है। क्लास 11th का जो पेपर बनेगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट का पेपर बने, चाहे वो मिड टर्म का पेपर बने, या फिर वो फाइनल टर्म का पेपर बने, वो बनेगा मेरे नोट्स में से ही। तो मैं जिन चीजों को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, आप देखना कि उनमें से क्वेश्चन आएगा, मिलेगा मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो मिड टर्म में मिलेगा, नहीं तो एंड टर्म में मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए बस आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट देख लेते हैं कैसे करना है आपको, ठीक है। ये जो चीज है ये एनडीए में आएगी, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको बता दूं, ये एनडीए में आएगा, ठीक है। और नीट के लिए भी जरूरी है, जेई के लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है ये, ठीक है। सीयूईटी छोड़ दो, क्योंकि सीयूईटी में 12th का कोर्स आता है, 11th का डायरेक्ट कोर्स कुछ नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। लेकिन
फिर भी आपको देखना पड़ेगा ये, ठीक है। सीयूईटी छोड़ करके बाकी सब जगह आपको मिलेगा। आओ सुनो, अब देख, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, लास्ट क्लास का रिपीट करवा रहा हूं बेटा, ठीक है, लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ और बात समझ में भी आ जाएगी। देख, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब होती है तो वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी दो चीजें, याद दिलवाओगे? याद दिलवाओगे कौन कौन सी दो चीजें? यार आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट क्लास का रिवीजन करा दो। यार फर्स्ट क्लास का रिवीजन करना आपकी ड्यूटी है या मेरी ड्यूटी है? आपको जब नेक्स्ट क्लास में आना है तो बेटा पिछली क्लास का पढ़ के आना है। जब भी आप नई क्लास ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास ज्वाइन करते हो, तो आपको यह जरूरी है कि आप उसके नोट्स देख करके आओ। फर्स्ट क्लास के आपने हाथ से नोट्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे ना। अगर नहीं लिखे थे तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। अगर हाथ से नोट्स लिखे थे तो 5 मिनट लगते हैं उसको स्कैन करने में, आप ये करके आओ। नहीं तो एक बात बताओ, पिछली क्लास का मान लो मैंने रिवीजन करवा दिया, अब 2 क्लास इकट्ठी हो गई तो फिर उसका रिवीजन करवाऊंगा, 3 क्लास इकट्ठी हो गई उसका रिवीजन ही चलता रहेगा फिर तो। बात समझ रहे हो ना? 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है, उसका रिवीजन क्या कराऊं मैं? 7 फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, उसको क्या रिवाइज करवाऊं मैं? कुछ मेजर चीज इकट्ठी हो जाए तब तो उसका रिवीजन करवाया भी जाए। ठीक है, बात को समझो भाई, ठीक है, आपको करके आना है रिवीजन बेटा, इस चीज को अपनी ड्यूटी बनाओ, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, ये आपका काम है कि आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है, समझिए बात को। कोर्स बहुत बड़ा होता है 11th का, कितना रिवीजन करवाएंगे, कितना टाइम खराब करेंगे पिछले रिवीजन में? वो पिछले रिवीजन में ऐसा क्या ही था, 7 फिजिकल क्वांटिटी तो थी, उसके अलावा क्या बताया था मैंने उसके अंदर कि जो उसका रिवीजन चाहिए आपको? तो इसलिए जब भी आप अगली क्लास में आओ, पिछली क्लास का 5 मिनट स्कैन करके आओ कि क्या करवाया था। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बच्चे यहां पर। हर फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? यूनिट के साथ। आया याद? शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? एनी फिजिकल क्वांटिटी इज, मैग्नीट्यूड को एन लिखते हैं, यूनिट को यू लिखते हैं, यानी एनयू होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एनयू। मैग्नीट्यूड एन से डिनोट होता है क्योंकि वो एक नंबर होता है, और यूनिट को यू से डिनोट करते हैं, कोई भी यूनिट हो चाहे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास एक रॉड है, इमेजिन करना, ठीक है, आपके पास क्या है? एक रॉड है, और इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर। सपोज कर इस रॉड की लेंथ को नापा गया और यह लेंथ निकल के कितनी आई? 1 मीटर आई। अब एक बात बता, क्या इस लेंथ को, ध्यान से सुनना इस बात को, क्या इस लेंथ को मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा तो क्या लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? आप ये बात बताओ। अगर मैं लेंथ को 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखता हूं तो क्या यह रॉड की लेंथ बड़ी छोटी हो जाएगी क्या? हां या ना? अगर ये रॉड की लेंथ 1 मीटर है और मैं इसको 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं तो क्या ये बड़ी छोटी हो जाएगी? अरे नहीं यार, लेंथ तो लेंथ ही उतनी रहेगी। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो देख मेरी बात को समझ, फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम, वो चेंज थोड़ी ना होगी। अगर इसका एक बार मेजर ले लिया तो चाहे तू उसको 1 मीटर लिख, चाहे तू उसको 100 सेंटीमीटर लिख, चाहे तू उसको 1000 मिलीमीटर लिख दे यार, क्या वो कम हो जाएगी क्या, या वो बढ़ जाएगी क्या? नहीं ना। तो कहानी ये है कि जब आप n को बढ़ाते हो, देख n बढ़ रहा है, देख रहे हो, यहां पे n क्या है? 1, यहां पे n क्या है? 100, यहां n क्या है? 1000, यानी आप n को इंक्रीज कर रहे हो मेरे भाई, है ना? आप n को बढ़ा रहे हो, और यूनिट देख छोटी होती जा रही है। मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर। यानी कि n को बढ़ाने से u घटता है, और इसका उल्टा भी होगा, अगर n घटाओगे तो u बढ़ेगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी तो फायर इमोजी लगा? अगर इतनी बात पल्ले पड़ी तो फायर इमोजी लगा, है ना? आसान बात थी ना, कोई भयंकर भारी बात तो नहीं करी। आप अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो यूनिट घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ तो उतनी ही है। रॉड जाके नई थोड़ी ले आएगा, नवी रॉड थोड़ी लाएंगे, रॉड तो वही है, हाँ या ना? रॉड तो वही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यार एनयू है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है। एनयू का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एन इंटू U will always remain constant, हाँ या ना? क्या यह बात समझ में आती है कि NU का मल्टीप्लीकेशन will always remains constant, यह हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और मेरे भाई
और मेरे भाई अगर n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, क्योंकि लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब मैं 6 फुट का हूं मान लो, तो मीटर में कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, यूनिट अलग आएगा, मैग्नीट्यूड अलग आएगा, लेकिन मैं रहूंगा तो 6 फुट का ना। ये थोड़ी ना कि तू अलग स्केल लेके आ गया तो मैं लंबा हो जाऊंगा, या तू कोई और स्केल लेके आ गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता। तो एन यू कॉन्स्टेंट ही रहेगा, यानी कि एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय यू। यू नीचे ले आया इसके, है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। और एन और यू का जब ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, सर ये क्या चीज सिखा रहे हो ग्राफ? हाँ, मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ेंगे तब इस ग्राफ को और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, तब इस ग्राफ को और डिटेल में बताया जाएगा। एन और यू जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, ऐसा गिरता हुआ, है ना। यू आप बढ़ाते जा रहे हो, एन कम होता जा रहा है ना। यू बढ़ाने से एन कम होता है और यू घटाने से एन बढ़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई तो एक बार फायर इमोजी हो जाए यार। इतनी बात क्लियर हो गई तो फायर इमोजी हो जाए। यानी दोनों के दोनों क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। इस ग्राफ को कोई नाम दिया जाता है, पैराबोला नहीं। कुछ बच्चे यहां पे पैराबोला लिख रहे हैं, नहीं, इसको पैराबोला नहीं बोलते हैं। इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को जब हम बेसिक मैथ्स की बात करेंगे ना, जब बेसिक मैथ्स की बात करेंगे तब पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे यहां पर मेरा ब्रिज कोर्स शायद देख करके आए हैं, तो वो बोल रहे हैं, कह रहे सर दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छी बात है। देखो यार, आप लोग के लिए सबसे पहले ब्रिज कोर्स रखा गया जिसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई मैथमेटिकल, ठीक है। उसके बाद आप लोग की पहली क्लास यूट्यूब पर हुई, आज दूसरी क्लास है, तो पुराना सब देख के आने का बेटा, ठीक है, बात को समझो, ठीक है। तो जब एनयू किसी कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट मतलब कुछ फिक्स क्वांटिटी, एनी फिक्स क्वांटिटी, एन इंटू यू किसी फिक्स क्वांटिटी के बराबर है ना, तो आप एन को कांस्टेंट डिवाइड बाय यू लिख सकते हो, विच मींस एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। और जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे गिरता हुआ बनेगा, विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना डन है? अब सुन, मुझे बता, मान ले मैंने 1 मीटर को, इधर देख, मान ले मैंने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा। क्या इसका यह मतलब है कि यह एक अलग मैग्नीट्यूड है विच इज n1, ये एक अलग यूनिट है विच इज u1, ये एक अलग मैग्नीट्यूड है विच इज n2, और ये एक अलग यूनिट है जिसका नाम है u2, और n1 u1 n2 u2 के बराबर है? क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये बात समझ में आती है कि भाई कोई भी nu जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट के ही बराबर होगा? तो चाहे n1 u1 को n2 u2 के बराबर भी लिख लोगे तो भी तो रहेगा वो वही लेंथ ना जो ये वाली थी रॉड की। हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी मैथ समझ में आती है? इतनी मैथ तो समझ में आती होगी आपको कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाँ या ना? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है कि नहीं? हाँ है। तो 1 मीटर को n1 लिखा, 1 को n1 लिखा, इसको u1 लिखा, इसको n2, इसको u2। ये एक फॉर्मूला बन गया, पता आपको? यूनिट कन्वर्जन का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर यूनिट कन्वर्जन। अब आपका जब भी मन करे, सुनो मेरी बात, अब आपका जब भी मन करे यूनिट कन्वर्ट करने का, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जब भी तेरा मन करे यूनिट कन्वर्ट करने का, तूने कुछ नहीं करना, तूने n1 u1 बराबर n2 u2 लगा देना है। सर कहां लगाना है? सर कैसे लगाना है? सर ये तो समझाओ सर, कहां लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा? आजा सुन मेरी बात। बोला ना, एकदम रॉ पेज लेके आऊंगा, हर एक चीज स्क्रैच से बताऊंगा, एकदम बेसिक से, और हर एक चीज बिल्कुल इस लेवल से उठाऊंगा। लेकिन बेटा इस लेवल तक तो पहुंचना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो कि आप रिवीजन के बिना आ रहे हो क्लास के अंदर। अच्छी हरकत नहीं है ये, ठीक है, अच्छी आदत नहीं है ये। शुरू में तो रिवीजन करवा भी दूंगा मैं आपको, पर मैं नहीं चाहता कि पहले दिन से ही गलत आदत डले आपको कि आप बिना रिवाइज करे आ रहे हो खाली। हाँ जी, नेटफ्लिक्स का सीरीज आ गई है, एपिसोड नंबर 2 आ गया, मम्मी पॉपकॉर्न गर्म कर देना जरा, हाँ 1.5 घंटा फिल्म चलेगी अभी। ऐसा नहीं करना। पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई में जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आपको भी उसकी आधी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसकी हाफ मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, समझो, ठीक है, जरूरी है। खैर, क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो मैंने आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर, ठीक है, को कन्वर्ट आपने करना है
सेंटीमीटर में, पता नहीं कितना सेंटीमीटर है, आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी। आपको मुझे बताना पड़ेगा कितना सेंटीमीटर है। 100 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर है? सर कैसे करें इसको? मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया? यूनिट कन्वर्जन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया? फॉर्मूला सिखाया इसको बोलने का N1, इसको बोलने का U1। ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसका नाम है N2 और इसका नाम है U2। खत्म बात। इक्वल होते हैं ये, N1 U1 N2 U2 के हमेशा इक्वल होता है। तो हम क्या करें? इससे क्या होता है? इससे ये होता है, सुन ध्यान से, इससे ये होता है कि अब तू क्या करेगा? अब तू ट्राई करेगा, मेरे भोले बच्चे, प्यारे बच्चे, अब तू ट्राई करेगा कि इस किलोमीटर को किसी तरीके से सेंटीमीटर में चेंज किया जाए और इस N2 की वैल्यू निकाली जाए। कैसे? देख मैं सिखाता हूं। N1 की जगह पे आप 100 लिख दो, U1 की जगह पर आप लिखो 1 किलोमीटर। तरीका सिखाता हूं, स्कूल में कैसे काम करना है उसका तरीका समझ। नहीं तो स्कूल वाली मैडम नंबर नहीं देगी भाई, साफ बताऊं। स्कूल वाली मैडम कट कर देगी, कहेगी ये शॉर्टकट लगा रखा है इसने, ये पता नहीं किस टीचर से पढ़ के आया है, वो टीचर खुद भी शॉर्टकट मारता है और ये बच्चा भी शॉर्टकट ही मार रहा है। वो काट देगी, कहेगी तू ऑनलाइन पढ़ता है PW से, तो और काट देगी, मुंह पे भी काट देगी, तेरे मुंह पे काटा पड़ जाएगा तेरे। समझ बात को, ठीक है? तो आपको ऐसे लिख के आना है 100 इंटू 1 किलोमीटर, है ना? याद है आपको? यूनिट का असल में मतलब भी यही होता है कि वो चीज यूनिट से मल्टीप्लाई हो रही होती है। यूनिट इज 1 किलोमीटर कायदे से। यहां आ जा, यहां N2 और U2 की जगह क्या लिखोगे आप? 1 सेंटीमीटर लिखोगे। अब देखो लड़ाई किसके किसके बीच में है। लड़ाई है 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में। खत्म, इतनी ही लड़ाई बची है, 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच की लड़ाई है। अब आप ये बताओ कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबसे पहले 1 किलोमीटर में होते हैं सर 1000 मीटर, है ना? और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो कायदे से 1 किलोमीटर के अंदर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ या ना बोलो? 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 1 लाख हो गया ना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख सेंटीमीटर है, 1 लाख सेंटीमीटर है। यानी आप 1 किलोमीटर की जगह पर लिखोगे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर की जगह लिख दिया N2 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ऐसे करना है काम, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आराम से, स्टेप बाय स्टेप काम करना है आपको। क्लियर? अब ध्यान से देख, ये 1 सेंटीमीटर के नीचे चला जाएगा, या फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वैसे ही काट दो। आप कर सकते हो कि नहीं? सेंटीमीटर काट दिया, यहां से N2 क्या बच गया? N2 बच गया 1 2 3 4 5 6 7। ये तो करोड़ रुपए हो गए भाई, करोड़ों रुपया कमा लिया है भाई। N2 आ गया 10 की पावर 7, यानी कि 100 किलोमीटर होता है 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। खत्म। यही N2 ही तो निकालना था अपने को, ये N2 ही तो है। अरे भैया ये N2 ही तो है जो निकालना था। और N2 निकल के कितना आया? N2 निकल के आया 10 की पावर 7। ठीक है, तो फाइनली आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। खत्म। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का हुआ, काफी बच्चे आंसर कर पाए, काफी बच्चे आंसर सही भी कर पाए। बहुत बढ़िया, गुड, नाइस। अब करते हैं एक लेवल अप जाके बात। ठीक है, आइए एक लेवल अप करते हैं। इस बार आपको क्या बता रखा है? आपको बता रखा है 2 यूनिट का खेल। अभी 1 यूनिट का खेल था, अब 2 यूनिट का खेल है। ठीक है, ध्यान से देखियो। 54 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ओ माय गॉड सर, ये तो 2 यूनिट आ गए। हाँ तो आ गए, डरने वाली क्या बात है? डरता क्यों है? डरदा क्यों है सेंगा? और डरदा क्यों है? आजा देख, क्या करेंगे? वही वाला काम करेंगे जो पहले किया था। N1 U1 N2 U2। पता है ये तुझे? बोल दे बेटा, बोल दे बेटा। मैं खुद हाथ से करके दिखा रहा हूं, तू क्यों टेंशन लेता है? हैं? जब मैं तुझे कहूंगा करने के लिए तब तू करियो, है ना? अभी तू मेरी सुन, बस अभी तू मेरी सुन। एक लेवल अप गए ना, ज्यादा नहीं, एक लेवल ऊपर गए बस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं इसका, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं सबको सिखा रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चीजें करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना। N1 आपका 54 है, चुपचाप यहां पे 54 रख दे, किसी को कुछ नहीं कहना। N1 की जगह पे 54 रख दे, रख दिया। U1 की जगह पर क्या लिखेगा?
बता, U1 की जगह पर यहां पे क्या लिखेगा सर? यहां पे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। हां, दोनों के आगे 1 लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर नंबर पूरे चाहिए और एक अच्छा इंप्रेशन भी चाहिए, वो नई वाली मैडम जो 11th में आपको फिजिक्स पढ़ा रही है, या वो नए वाले मास्टर जी जो 11वीं में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनके आगे अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो कायदे से काम करो भाई, ठीक है? क्योंकि स्कूल वाली टीचर है, स्कूल वाले मास्टर जी हैं, तो वो उसी हिसाब से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है? U2 की जगह पर क्या लिखोगे? U2 की जगह पर लिखेंगे 1 मीटर बटा 1 सेकेंड, ठीक है? अब मुझे बता नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब मुझे बता इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। याद कर, थोड़ा थोड़ा याद कर, तूने कर लिया था, तूने पिछले वाले पेज पे भी किया था, तू इस वाले पेज पे भी करेगा। सोच बस क्या करेगा, सोच बस अब क्या करेगा। 1 किलोमीटर के सामने लड़ाई है 1 मीटर की, 1 घंटे के सामने लड़ाई है 1 सेकंड की। यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? कैसे लड़ोगे ये लड़ाई? शाबाश, यस। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। 1 आवर इज कितने सेकंड? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60। हाँ या ना बोलो, है ना? एक बार मिनट में कन्वर्ट हो गया तो 60, और एक और बार सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर बटा 1 सेकंड। वही स्टेप है, सारे सारे वही स्टेप है, कुछ अलग नहीं है, ठीक? अब व्हाट्स नेक्स्ट? मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, जो बच गया वही N2 है। बता दे बेटा N2 क्या है, फिर बता दे। 54 इंटू 1000 ऊपर है और 60 इंटू 60 नीचे है, 0 0 से 0 0 कट गया, सही है। और 3 से काट दें इसको, 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा? 3 पे कटेगा क्या? नहीं, 3 पे तो नहीं कटता दिख रहा। 2 तीये करते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, 2 तीये और 2 पंजे यहां आ गया, ठीक है? और 2 तीये, और ये कितना आएगा? 54 का आधा कितना होता है बेटा? 27, है ना? 3 एकम 3, 3 निम्मे 27, 3 एकम 3, 3 तीय 9, 5 तीय कितना आ गया बेटा? 15 आ गया, 15 आ गया। N2 इज 15। इस तरीके से आपको आंसर देकर के आना है, ठीक है बेटा? मैं भी एक शॉर्टकट जानता हूं, क्योंकि मैं 9th क्लास पढ़ा रहा हूं पिछले 11 सालों से, तो मैं भी ये बात जानता हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? ये मैंने ही शॉर्टकट दिया बहुत सारे बच्चों को, और YouTube पर भी मैंने सबसे पहले ये चीज आके पढ़ाई है, ठीक है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? ये बहुत पुरानी चीज है, लेकिन ये नहीं चलेगी यहां पर, डायरेक्ट यूज नहीं करना, ठीक है? 15 ला करके यहां पे रखना पड़ेगा आपको, N2 निकाल करके। तरीका यही है काम करने का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर नंबर चाहिए तो। अब ये काम आप खुद करोगे। इधर आओ, यहां देखो, आपको दे रखी है डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब। इसे कन्वर्ट करोगे आप CGS में, वो आप खुद सोचो अब CGS यूनिट क्या होंगे इसके, वो आप सोचो कि CGS क्या होंगे। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना? कि डेंसिटी है किसी चीज की 1 kg पर मीटर क्यूब, उसको CGS यूनिट्स में चेंज करो, CGS यूनिट्स में चेंज करो। चल रहे हैं एक लेवल थोड़ा सा ऊपर, जल्दी बोलो सर। यही सब नोट्स में लिखना है? बिल्कुल लिखना है बेटा, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। यस, शाबाश बेटा। जिगर, यस। शिवम बिल्कुल ठीक, अनन्या एकदम सही, मोहम्मद साकिब बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक है, मुस्कान भी एकदम ठीक है, आयुष भी एकदम ठीक है, आराध्या भी ठीक है, सृष्टि भी ठीक है, मानसी भी ठीक है, शिवम भी ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए इसको CGS में चेंज करते हैं, तो इसके लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, है ना? मतलब यहां से आंसर शुरू होगा आपका, फिल इन द ब्लैंक। और CGS क्या है? CGS क्या है? केजी का होगा ग्राम, और मीटर क्यूब का होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? और आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक भरना है अब, ठीक है? आइए लगाएं, आइए लगाएं N1U1 N2U2 फटाफट से। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बता दो बेटा जल्दी से क्या आंसर आएगा, बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। N1 आपका 1 है तो 1 लिख दिया। U1 की जगह पर क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, देखो 1 kg
डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, यही तरीका है लिखने का। पूरे नंबर चाहिए तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। U2 क्या है? 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में आप किलोग्राम को ग्राम से भिड़ाओगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से भिड़ाओगे, लेकिन ये भिड़ तो पाएंगे नहीं। ये भिड़ तो नहीं पाएंगे तो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आओ कन्वर्ट करते हैं। 1 इंटू 1 केजी को कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो 1000 ग्राम लिखोगे, सही है। डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब को आप 3 बार कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर में कैसे आएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तरीका है बेटा काम करने का, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब को 3 बार लिखना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर 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 में, ठीक है, ताकि इसको कटवा सको आप। अब N2 क्या आएगा? यहां ऊपर आएगा 1 ग्राम और नीचे आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब काट दो, अब कोई नहीं रोक सकता आपको इसको काटने से। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। N2 निकल के क्या आ गया मेरे बच्चे? N2 निकल के क्या आ गया मेरे भाई? ऊपर 1000 है, ये भी काटो, ये भी काटो। 3 जीरो ऊपर वाले, 3 जीरो नीचे वालों को काट देंगे, है ना। तो क्या बच गया बेटा? 1/3 जीरो, बस खत्म। N2 निकल के आ गया 1 डिवाइड बाय 1000 या फिर 0.001। समझ में आ गया? फायर इमोजी फटाफट से समझ में आ गया, फायर इमोजी, ठीक है। इतना लेवल बहुत है, इतना लेवल स्कूल के लिए काफी है। ठीक, होमवर्क दूं? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आपको, इसी पे ही, कन्वर्जन पे ही एक क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। वाह भाई वाह, फायर इमोजी दिख रहे हैं मुझे लगते हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क लो, बीच में ही दे रहा हूं होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है? 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करना है सीजीएस फॉर्म में। अब सर न्यूटन सीजीएस में कन्वर्ट होगी कैसे? लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि न्यूटन का एसआई फंडामेंटल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सर न्यूटन को कैसे कन्वर्ट करना है। तो सुनो, इसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? किस किस को याद है? किस किस को याद है फोर्स का फॉर्मूला? किस किस को याद है फोर्स का फॉर्मूला? शाबाश। F इज इक्वल टू ma। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, याद है बच्चों को, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा आगे सरकाता हूं। F इज इक्वल टू ma। अब ये बता, अगर ये 1 न्यूटन होता, अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो मास कितना होगा और एक्सेलरेशन कितनी होगी? मास 1 किलोग्राम होगा, हाँ या ना, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? यस और नो, है ना? बात सही है कि नहीं बेटा? अगर फोर्स 1 न्यूटन है ना, अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो वो कब होगी? जब मास 1 किलो होगा और एक्सेलरेशन 1 होगी। दोनों 1 1 होने चाहिए। तो इसलिए आप 5 न्यूटन को चुपचाप ऐसे लिख सकते हो। देखो 5 न्यूटन को चुपचाप लिख दो, न्यूटन की जगह पर 1 kg 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तोड़ करके पूरी यूनिट तोड़ दी आपने। आप समझे ये क्या किया है? आप समझे ये क्या किया? ये किया है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तोड़ के ऐसे लिख दिया। देख 1 kg अलग कर दिया, 1 मीटर अलग कर दिया, और सेकेंड स्क्वायर जो था वो सेकेंड सेकेंड करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। आया समझ में? ये करना पड़ेगा आपको, फंडामेंटल यूनिट्स में लाना पड़ेगा, फंडामेंटल यूनिट्स में लाना पड़ेगा। इज इक्वल टू N2 होगा यहां पे कोई, और इसका सीजीएस फॉर्म क्या बनेगा बेटा? इसका सीजीएस फॉर्म क्या बनेगा? 1 किलो का सीजीएस फॉर्म 1 ग्राम, 1 मीटर का सीजीएस फॉर्म 1 सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड तो सेकेंड सेकेंड ही होते हैं, तो 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, ठीक है ना। इसको डाइन भी कहते हैं, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को डाइन भी कहते हैं। डाइन सीजीएस यूनिट है, डाइन
DYNE डाइन। ठीक है, अब आमने सामने आ गए, काट सकते हो कि नहीं? काट सकते हो कि नहीं? काट सकते हैं। 1 किलो को काटेंगे 1000 ग्राम, 1 मीटर को काटेंगे 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू N2 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड 1 सेकंड। जो जो कटता है काट दे, जो बचता है बचा दे। सर ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंडों से सेकंड भी चले गए, और N2 निकल के बेटा कितना आ गया? बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, बस। तो 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइन, यानी फाइनल आंसर क्या होगा? 5 न्यूटन। ये होमवर्क क्वेश्चन था क्या? हट, खुद ही सॉल्व कर दिया है तो मैंने यार, फ्लो में। ऐसा क्यों करवाते हो तुम मुझसे? हैं, ऐसा क्यों करवाते हो भाई? अब होमवर्क दूंगा, अब होमवर्क दूंगा बेटा। इधर आजा, इधर आजा, इधर देख, ये होमवर्क है। अब ये तो खुद देखेगा क्या करना है, फॉर्मूला कहां से लाना है, क्या करना है, ये आप खुद देखना, ठीक है ना? 10 जूल बराबर कितना CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब ये तेरी ड्यूटी है, ठीक है? होमवर्क है, अब लगा दिमाग, फॉर्मूला ढूंढ, क्या करना है, कैसे करना है, अब ये तू जाने और तेरा होमवर्क जाने। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फेमस कन्वर्जन यूनिट के करवा दिए हैं मैंने आपको, तो इस पेज को हम डिलीट मारते हैं और काम की बात यहां से शुरू करते हैं। देखो भाई, बहुत सारे प्रीफिक्सेस और क्या बोलते हैं यूज होते हैं, मैक्रो या माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो 10 से छोटे चले जाते हैं, 10 की पावर -1 -2 -3, है ना? जब छोटी चीजें नापनी होती हैं, तो और बड़ी चीजें नापने के लिए हम मैक्रो बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो इसमें से सारे काम के नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ ही काम के हैं, ठीक है? जैसे डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, इनमें से कौन कौन से काम के मैं आपको बताता हूं। एक तो किलो काम का है, एक मेगा काम का है। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होना, के से लिखते हैं बेटा इसको। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होना, इसको एम लिखते हैं। बाकी गीगा, हेक्टर, वेक्टर कहीं कोई यूज नहीं होता। जितना यूज हो रहा है उतना ही बताऊंगा, जितना काम का है उतना ही बताऊंगा। आपको लिखना है तो सिर्फ ये लिखना है, बाकी लिखना चाहो तो ये आपके ऊपर है। मैं तो नहीं बोलूंगा आपसे बाकी लिखने के लिए, साफ बोल रहा हूं बेटा। लव यू टू, लव यू टू। ये बीच में लव यू कहां से आ जाता है? पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्यार कैसे आ जाता है तुमको मुझ पे यार? पढ़ाते पढ़ाते कैसे प्यार आ सकता है? पढ़ाते पढ़ाते होता है कि मास्टर पढ़ा रहा है, ओए ओए पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, लिख रहे लव यू सर। सर क्या प्यारे इंसान है सर आप, वाह सर क्या मुंह है सर आपका, भगवान ने क्या मुंह बना के भेजा सर। सर क्या पढ़ा देते हो सर यार आप, यार यार क्या क्या उंगलियां हिलाते हो सर यार आप। लव यू हो गया सर, मैं पढ़ ले, लव यू सर। 10 की पावर 3 किलो है, 10 की पावर 6 क्या है? मेगा है। बाकी तेरी इच्छा करे लिखने की तो लिख, और नहीं इच्छा करे बेटा लव यू ऑल, बस बस, थैंक यू लव यू ऑल, ठीक है? अब आ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। है तो लिखने का मन करे तो खाली 2 लिखने का, बाकी तेरी इच्छा सारा लिखना चाहे तो लिख, कौन रोक सकता है? लिखने वाले को बेटा कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना? और जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, ये 2 चीजें ध्यान रखना। लिखने वाले को मैं नहीं रोकूंगा, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इधर आ जाओ। छोटी वाली कौन कौन सी यूनिट्स काम की हैं? छोटी वाली यूनिट्स ज्यादा काम की होती हैं। ये वाले प्रीफिक्सेस ज्यादा काम के हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा काम के हैं। सुनिए, डेसी कहीं काम नहीं आता, सेंटी तो सेंटी है बेटा, बहुत सेंटी नहीं होने का बेटा। ओके ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू धन्यवाद। पढ़ ले, अब पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है? सेंटी क्या है? 10 की पावर -2, सेंटी नहीं होने का ज्यादा, मिली हो जाने का, लेकिन है ना, मिली काम का है काफी। माइक्रो बहुत काम का है, बहुत। फिजिक्स में बहुत होता दिखेगा, नैनो बहुत होता दिखेगा, पीको भी होता दिखेगा, फेम्टो भी होता दिखेगा। क्या होता है फेम्टो? फेम्टो होता 10 की पावर -15। न्यूक्लियर रेडियस है, ये जानते हो आप? न्यूक्लियस की रेडियस है। एटम सुना है ना? अबे बायो वाले, सेल के न्यूक्लियस की ना बात हो रही, एटम के न्यूक्लियस की बात हो रही। बायो वाले खुश रहते हैं, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, वाओ वाओ, सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनके लिए यूफोरिया वाली फीलिंग होती है, वो एकदम मजा सा ही आ जाता है। अरे यार न्यूक्लियस कह दिया सर ने, वाओ, इसके अंदर तो डीएनए होता है। एटम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इधर आ जा, बायो वाला कहीं का, बायो वाली कहीं की। यहां देख, इधर देख, फेम्टो है न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस का, समझ रहे हो ना? न्यूक्लियस छोटा सा जो होता है उसकी रेडियस, ठीक है?
पीको क्या होता है? पीको, पीको बेटा वो नहीं है जो पीको करवाना, साड़ी की फाल लगवाना, पीको लगवाना, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है बेटा। पीको होता है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 होता है एटम का रेडियस। एटम के रेडियस को आप 10 की पावर -12 में कैलकुलेट, यानी एटॉमिक रेडियस आती है पीको में, न्यूक्लियर रेडियस आती है फर्मी में या फेम्टो में। फर्मी बोलते हैं फेम्टोमीटर को। ये फेम्टो सब जगह लग सकता है ना, फेम्टो सेकंड भी हो सकता है, फेम्टोमीटर भी हो सकता है। फेम्टो इज अ प्रीफिक्स कायदे से। फर्मी जो बच्चे यहां पे लिख रहे हैं ना, मैंने देखा फर्मी लिखते हुए, जो फर्मी लिख रहे हैं ना, फर्मी का मतलब होता है, फेम्टोमीटर को शॉर्ट में फर्मी बोल देते हैं। नैनो, नैनो, नैनो तो पता होगा बेटा, टाटा की बहुत पुरानी बहुत मशहूर गाड़ी है, नैनो नाम है इसका, ठीक है ना। नैनो का क्या मतलब होता है? नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। ठीक है, बायो वाले बड़े खुश हो जाएंगे देख करके, कहेंगे अरे वाह सर, पीसीबी, पीसीएमबी। जो दो डीएनए होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं ना, दो डीएनए ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इनके जो बीच का स्ट्रैंड होता है ये, है ना, ये नैनोमीटर में होते हैं बेटा, ये नैनोमीटर में होते हैं, है ना। मजा आ गया ना, मजा आ गया ना। अरे सर आंखों से आंसू आ गए सर, बायो वालों के लिए तो सर क्या बात कर दी सर, डीएनए, डीएनए की बातें हो गई हैं सर, वाह। इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है ये नैनो में होता है, ठीक है, ये नैनोमीटर में होता है, 10 की पावर -9। बस इतनी ज्यादा फील नहीं लेने का बेटा। फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स की फील लेने का, बायो की फील नहीं लेने का, ठीक है। हट हट। फिर आता माइक्रो। माइक्रो, व्हाट इज माइक्रो? माइक्रोमीटर या माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6 है। अच्छा अच्छा, नहीं नैनो नहीं होता, एंगस्ट्रॉम होता है क्या? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होगा फिर, हाँ एंगस्ट्रॉम होगा। मतलब मैं अंदाजे से बता रहा था यार, मैं इसके बीच का डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होता होगा फिर, 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -10 होता होगा, ठीक है, ओके, यू आर राइट, यू आर राइट, ओके यू आर राइट। तभी तो बेटा बायो नहीं थी मेरे पास। अब समझा? नहीं समझा, तू नहीं समझा, तू समझा ना, तू समझा ना, नहीं समझा, अबे तभी तो बायो नहीं थी पगले, पगली, तभी तो बायो नहीं थी। नैनो कार ही काफी है बेटा, ठीक है, नैनो मतलब नैनो कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर -6 माइक्रो। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6। -6 मीटर का मतलब क्या हो गया? -6 मीटर का मतलब हो गया भाई कोरोना वायरस। आप में से कोरोना वायरस के टाइम पर जब फैल गया था कोरोना, तो आपने मास्क पहने थे ना, मास्क, वो 3 प्लाई मास्क जो होते हैं, वो वाले जो डॉक्टर लोग भी पहनते हैं, सर्जन लोग पहनते हैं, 3 प्लाई वाले मास्क जो नीले नीले रंग के होते हैं, अभी मेरे पास नहीं पड़ा यहां पे। 3 प्लाई मास्क, जो 3 प्लाई वाला मास्क होता है ना, दैट इज एक्चुअली माइक्रोमीटर वाला छेद है। वो छेद असल में माइक्रोमीटर का छेद होता है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो माइक्रोमीटर से थोड़ा बड़ा है, तो छन जाएगा उसमें, मतलब अटक जाएगा, पार नहीं आएगा। ऐसा करके डॉक्टरों ने फैलाया था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, तुम जानो भाई, यू बेटर डिसाइड, ठीक है। और मिली सेंटी तो आपको पता, ज्यादा सेंटी नहीं होने का, ठीक है। तो लिख लेने का बेटा, जो मार्क करे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नहीं मार्क करे वो रहने देना, ठीक है, ठीक है। यहां तक ओके सारी बात? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ सुन लो भाई, कुछ स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ सुन लो, जैसे कि 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज नथिंग बट 10 की पावर -6 मीटर। इसी को प्यार से 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को प्यार से 1 माइक्रोन भी कहते हैं और 1 माइक्रोमीटर भी यही है, 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। माइक्रोमीटर स्मॉल में कैसे लिखेंगे पता है इसको? इसको लिखते हैं म्यूएम, ठीक है। माइक्रो का छोटा होता है ऐसा, म्यू बनाते हैं, म्यू। ये देख, ये देख, यहां पे होगा भी, यहां पे होगा, देख माइक्रो का स्मॉल कैसा है, म्यू बना रखा है, ये सिंबल का नाम है म्यू, ठीक है, तो म्यू बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये छोटा है। एक आता है फिर एक एंगस्ट्रॉम, कितना होता है जल्दी से बताओ? 1 एंगस्ट्रॉम, है ना, डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? कितना होता है? ऐसी एक आता है 1 नानोमीटर, 1 नानोमीटर, नानो टेक्नोलॉजी कितना होता है? यस, यस दीक्षा बेटा, बिल्कुल सही, 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। फिर एक आता है 1 फर्मी, ले लो, 1 फर्मी ही 1 फेम्टोमीटर है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस, फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं, एक ही बात है। 10 की पावर कितना लिखूं? जल्दी बोल, याद हो जाने चाहिए बेटा। अब तो याद कर ले, अब तो याद कर ले भाई। कितना? 10 की पावर -15, 10 की पावर -15। बढ़िया, चलते हैं आगे। अब कुछ लार्ज यूनिट्स देखते हैं, 3 ही देखने आपने, ज्यादा नहीं।
तीन देखने हैं। पहला पहला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पता आपको क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इसको प्यार से 1 AU बोलते हैं। 1 AU कितना होता है? 1 AU जानते हो? और होता क्या है पहले जानते हो आप? है फिर एक होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर तो बचपन से सुना ही होगा आपने। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 LY ऐसे लिखते हैं इसको प्यार से। कितना मीटर होता है ये? और फिर एक और आता है 1 पारसेक। सबसे बड़ी यूनिट यही है, ठीक है ना? 1 पारसेक। इसको प्यार से बोलते हैं 1 पैरालैक्टिक सेकंड। 1 पैरालैक्टिक सेकंड कितना कितना होता है? शाबाश बेटा अभिनव, बहुत बढ़िया। यस 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 बिल्कुल। 1 एस्ट्रोनॉमिकल होता है युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। किस किसने सुना है ये? किस किसने सुना है ये? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब मैं हूं वो है तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा, वो रक्षक काहू को डरना। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये धरती से लेकर सूर्य की दूरी है, और धरती से लेकर सूर्य की दूरी हनुमान चालीसा की एक लाइन में दी हुई है। युग, सहस्त्र और योजन, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया गया। अब आपको एक बात बताऊं, जो 9th की नई वाली बुक आई है ना, उसमें 1 योजन भी लिखा हुआ है। जो 9th का नया कोर्स आया उसमें 1 योजन भी लिखा हुआ है। उसमें योजन को एज अ डिस्टेंस की यूनिट बताया हुआ है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर, हमारे देश में, भारत देश के अंदर सदियों पहले योजन नाम की भी एक यूनिट हुआ करती थी। तो युग के आगे सहस्त्र तो 1000 होता है, युग भी कुछ होता होगा, कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई बाय सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य। तो उसमें तुलसीदास जी ने लाइन लिखी हुई है, सोचो, क्योंकि वो आपने सुनी होगी कहानी के हनुमान जी जो थे वो उड़ के गए थे और मुंह में निगल लिया था सूरज को। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। उसको मीठा फल समझ के, छोटे थे मीठा फल समझ के उसको मुंह में निगल लिया था, ऐसे करके कहानी आती है ना। तो वही है, ये एग्जैक्ट वही निकली थी, एग्जैक्ट। अगर युग, सहस्त्र और योजन को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट यही आएगा। 1.5 से थोड़ा सा कम आता है, इंटू 10 की पावर 11, यानी लगभग। डेसिमल पे जाओगे तो थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही बताया था। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी सोचो कि उस टाइम पर भी कितनी एडवांस साइंस थी हमारे यहां पर, है ना, कि लोग लगभग एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल पा रहे थे धरती से लेके सूर्य तक का। और हनुमान चालीसा तो लगभग 700-800 साल पहले लिखी गई है, 600 साल पहले लगभग लिखी है तुलसीदास जी ने, है ना। चलिए 1 लाइट ईयर लिख देता हूं बेटा। यह होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है जी, 10 की पावर 15 मीटर। तो कोई फैक्टर अगर आगे पीछे रह रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता भी है। और पैरालैक्टिक सेकंड होता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई 9.5 लिख देगा इसको, इसे कोई 3 लिख देगा, चलता है। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है, जल्दी से बताओ। लाइट ईयर बताओ क्या होता है? व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितनी दूर चली है वैक्यूम में। एक साल तक अगर लाइट को चलने दिया, लाइट तो बहुत तेज चलती है, हाँ, अरे लाइट तो बहुत तेज चलती है, उसको एक साल तक चलने दिया आपने, एक साल तक वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, तो कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। ठीक है ना। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर। एक साल तक आपने उसको चलने दिया, ठीक है ना, उसे बोलते हैं लाइट ईयर। और पारसेक क्या होता है? पारसेक बता देता हूं क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, फिर भी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। नहीं समझ आए तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, ना समझाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनना ध्यान से पारसेक को। पारसेक होता है कि भाई ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच में कितनी दूरी है? सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? जल्दी बोलो। इतनी, 1 AU, है ना।
1 AU की दूरी है इनके बीच में, है ना, दिस दूरी इज 1 AU, है ना। और जब अर्थ से निकली हुई कोई लाइट रे और सन से निकली हुई कोई लाइट रे, ठीक है, किसी टेलीस्कोप पर या किसी की आंख पर, ये रही आंख, है ना, ऐसी आंखें मैंने ह्यूमन आई के अंदर बहुत बनाई थी बेटा, जो बच्चे मुझसे ह्यूमन आई पढ़े हैं लास्ट ईयर वो इस फील को समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अर्थ से निकली हुई एक लाइट रे और सन से निकली हुई एक लाइट रे, अगर वो 1 AU के डिस्टेंस पे है, जो कि हमेशा होते हैं, और ये वाला एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं आंख पर, वो 1 सेकंड का एंगल होना चाहिए। सर 1 सेकंड क्या आपको यूनिट कुछ नहीं आती क्या सर? सेकंड तो सर टाइम की यूनिट होती है, आप एंगल को बता रहे हो सेकंड बेटा यूनिट अभी तुझे नहीं आती है, यूनिट अभी तुझे नहीं आती है बेटा एंगल की यूनिट होती है रेडियन, उससे भी एक छोटी यूनिट है जिसका नाम है मिनट्स। यस सर, मिनट तो टाइम की होती है, एंगल की भी होती है सर, एंगल की भी होती है, हां एंगल की भी होती है। और मिनट से भी एक छोटी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं सेकंड्स। सर ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, टाइम वाला सेकंड नहीं है ये, इसको एस नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे डबल डैश। मिनट को लिखते हैं सिंगल डैश, रेडियन को तो राड ही लिखते हैं सिर्फ, है ना, रेडियन को तो राड लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिंगल डैश, इसको लिखते हैं डबल डैश। तो दिस इज 1 सेकंड। जब आंख पर 1 AU 1 सेकंड का एंगल बनाए तो आंख से लेकर के ये वाली दूरी को बोलते हैं पारसेक इसको पारसेक बोलते हैं, इस लेंथ को, ये वाली भी पारसेक ही होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1 पैरालेक्टिक सेकंड। एक ही बार बताऊंगा, मैंने बोला था, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ दे, कोई बात नहीं, कहीं कहीं परेशान नहीं करेगा तुझे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ स्पेशल यूनिट्स भी सुन लो भाई, कुछ स्पेशल यूनिट भी आपको काम आएंगी, जैसे कि टाइम की। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, जल्दी बोलो। कुछ स्पेशल यूनिट सीख लेते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? मिनट नहीं बोला मैंने, मिनट नहीं बोला, सेकंड बोला, मिनट नहीं बोला, सेकंड बोला कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं। यस यस, शाबाश। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 1 डे में, यह भी आपको आना चाहिए। एक दिन में यह काम आएगा जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है ना सर क्या फालतू बातें पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहीं काम आना है नहीं, तो चुपचाप लिख ले बस, जो करवाया जा रहा है ट्रस्ट करके चुपचाप लिख ले। 10वीं में ट्रस्ट किया था ना, नंबर ठीक ठाक आ गए ना, साइंस मिल गई, PCB MB जो भी मिलनी थी मिल गई ना, अब चुपचाप ट्रस्ट कर बस। कहां क्या काम आएगा, जब आएगा खुद दिख जाएगा तुझे, चलता जा बस। ये पहला चैप्टर है ही थोड़ा कैड़ा, समझ रहा, थोड़ा टेढ़ा है चैप्टर पहले वाला, तो पहले वाला चैप्टर थोड़ा टेढ़ा है। ये पूरी फिजिक्स दिखा देता है आपको कि 11th में क्या क्या आने वाला है, 12th में क्या क्या आने वाला है। सच मान मेरी बात, सच मान मेरी बात, कभी कभी सबसे मुश्किल चैप्टर ही ये लगता है। जब इसको पढ़ रहे होते हैं ना, ये चैप्टर सबसे मुश्किल लगता है यार पता नहीं इतनी सारी चीजें कहां कहां आएंगी भी, ये नहीं आएंगी, इतने फॉर्मूला कैसे याद होंगे। अभी नहीं याद होते, ड्यू कोर्स याद होते हैं। आपको तरीके सीखने हैं, फॉर्मूले नहीं रट्टे मारने। फॉर्मूलों की तो फील लेनी है यार, फिजिक्स जब आएगी तो फील के साथ आती है वो। आपने 10th की फिजिक्स पढ़ी, 9th की फिजिक्स पढ़ी, फील के साथ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मतलब जब अगर मुझसे पढ़ी थी तो मैंने फील दिलवाई थी कि नहीं? तो 11th में भी फील के साथ ही आएगा। लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है यार, गाली भी दे देता हूं मन में एक इस चैप्टर को, लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है कि पूरे 2 साल की फिजिक्स आपको दिखाता है। तो चीज कब क्या कौन सी काम आनी है अभी मत जज करो, लिखते जाओ चुपचाप। इंफॉर्मेटिव चैप्टर है पूरा और सीखने वाली चीज सीखते जाओ, बस इतना करना है आपको, ठीक है। मेरी ये गाइडेंस है आपको, ठीक है। इतने सेकंड होते हैं बेटा, ठीक है। 86,400, 86,400, ठीक है। तो टाइम की स्पेशल यूनिट है। आओ मास की लिखते हैं। बता बेटा 1 टन कितने किलोग्राम के इक्वल होता है और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 टन में कितने, क्विंटल में कितने, जल्दी बोल। 1 टन में कितने, क्विंटल में कितने? टन बड़ा कि क्विंटल बड़ा है? टन बड़ा कि क्विंटल बड़ा? टन बड़ा कि क्विंटल बड़ा? सुना है ना, सुना है ना। 1 टन, 2 टन, 3 टन, है ना। 1 क्विंटल, 2 क्विंटल। क्विंटल बड़ा कि टन बड़ा? टन बड़ा होता है बेटा, 1000 किलो होता है टन। और क्विंटल कितना होता होगा? गैस करो, गैस करो क्विंटल कितना होता होगा। यस यस, शाबाश, 100 kg होता है बेटा, 100 किलो।
100 किलो होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे क्विंटल भी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्विंटल नहीं बेटा, टन बड़ा होता है, ठीक है। कुछ एनर्जी की भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एनर्जी की वैसे बहुत सारी यूनिट होती है, बहुत सारी, प्रेशर की भी बहुत सारी यूनिट है, लेकिन जब आएंगे तब दिखा देंगे सब कुछ ही, अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी की जरूर देख लो, लेकिन काम आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चा इस यूनिट को पहले देख के आया है? मुझे लगता है हर बच्चा देख के आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना देख के आया हो। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? याद है? याद है, 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी है, 12th में भी है, ये सब जगह है, ये सब जगह है बेटा। हाँ, बताओगे? बताओगे? एनर्जी की यूनिट है बेटा किलोवाट आवर। एक और यूनिट होती है बेटा कैलोरी। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है बेटा 1 किलोवाट आवर, ठीक है, हजार नहीं होता। आपने किलोवाट को वाट में तो चेंज कर दिया, पर आर को सेकंड में भी तो चेंज करोगे ना, जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। 3.6 इंटू 10⁶ होता है ये, ठीक है, क्योंकि किलोवाट को वाट में चेंज करोगे तो 1000 आएगा, लेकिन घंटे को भी तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ आता है। 1 कैलोरी होता है बेटा 4.2 जूल्स, ठीक है, 4.186 होता है, लेकिन 4.2 लेके अपन इसको सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन। 4.186 होता है कायदे से, 4.186, लेकिन 2 लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एक और यूनिट आती है बहुत प्यारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12th में मिलेगी आपको ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्यार से ईवी कहते हैं इसको। 1 ईवी कितने जूल के बराबर होता है जानते हो? अच्छा, पहले क्या होता है जानते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बता देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप 10th क्लास से पढ़ के आए हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस देके भगाया गया है। फिर से बोलूं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देके भगाया गया है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही चार्ज होता है कि नहीं होता? एक इलेक्ट्रॉन पे यही तो चार्ज होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, उसको वोल्ट से मल्टीप्लाई, यानी 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में कन्वर्ट हो गया, और कुछ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हिंदी लिख दूं इसकी, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर लगा के भगा दिया। सच सच तो यही है कि भगा ही दिया जाता है उसको, इलेक्ट्रॉन खड़ा थोड़ी ना होता है, कहीं भग जाता है। वोल्ट का पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो भगाया गया उसको, तो जितनी एनर्जी उसको मिलेगी वही है ये, ठीक है। कैलोरी बेटा हीट की यूनिट होती है, हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है। किलोवाट आवर को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, है ना, ट्रेडिंग के लिए यूनिट यूज होती है, कमर्शियल यूनिट इसका नाम है। चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आ गए अपन डायमेंशंस पर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि डायमेंशंस के बारे में जो आपको सच पता है, जिसको आप सच मानते हो, वो सच नहीं है। डायमेंशंस के बारे में आपने क्या सुना? डायमेंशन होता है सर ये m लिख दो, l लिख दो, t-2 लिख दो, इसको डायमेंशन बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? यही जानते हो ना आप डायमेंशन के बारे में? यही जानते हो ना? आज मैं आपको पहले सच बताता हूं, डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता ये जो पीछे लिखा हुआ है। तो क्या होता है सर? डायमेंशन का मतलब होता है ये डायमेंशंस है, सिर्फ पावर को बोलते हैं डायमेंशंस, सिर्फ पावर। स्कूल के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं बच्चे, यही नहीं पता होता डायमेंशन क्या है, यही नहीं पता होता कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कहते किसको है। बेटा डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आपको कितना एक्सपोनेंट डालना पड़ रहा है फंडामेंटल चीजों में। सर मैंने अपनी सिस्टर से पढ़ा था, अच्छा ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो मास का कितना डायमेंशन, यानी मास का कितना एक्सपोनेंट डाला, एक्सपोनेंट 1 डाला यानी 1 डायमेंशन है, L का 1 डाला यानी 1 डायमेंशन है, T का -2 डाला यानी ये डायमेंशन हो। देख क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। कोई बताता ही नहीं है, इतनी गहरी बात कोई करता ही नहीं है भाई। फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड।
रेज का मतलब क्या है, किसके पावर में चीजें लगाई गई हैं, कितनी पावर पे लगाई गई हैं, वो डायमेंशन है। यानी ये 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है, ये -2 डायमेंशन है, इसका नाम डायमेंशन है। ठीक है, कोई नहीं, जब लिखेंगे तब आगे बात करेंगे। अभी के लिए मैं बस वो मिथ तोड़ रहा था, जो मिथ कहीं ना कहीं बच्चे दिल में और दिमाग में बनाए होते हैं। जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता वो तो अभी जान ही लेगा, है ना। जो अभी पहली बार पढ़ रहा है वो तो जान ही लेगा, ठीक है ना। इनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया भी हुआ है, ठीक है। और अब बारी आती है, सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे लिखना होता है कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका लिखना होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कब लिखना होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कैसे लिखना होता है डायमेंशन फॉर्मूला, सब देखेंगे। श्रीज नंदा जी कह रहे हैं सर -2 क्यों, एग्जाम्पल दिया है बेटा, एग्जाम्पल, कुछ नहीं कुछ नहीं, एग्जाम्पल दिया है बस, ठीक है। आजा आजा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देख, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले फंडामेंटल यूनिट्स तुझे आने चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स तुझे आने चाहिए। कौन कौन से फंडामेंटल है, 7। आजा आजा फटाफट से। सबसे पहला मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में कैपिटल M। अगला क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में कैपिटल L। टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल T, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, करंट, करंट का होता है ब्रैकेट में A। टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है ब्रैकेट में K। कभी कभी इसको थीटा भी लिखा दिखाते हैं किसी किसी किताब में, किसी किसी किताब में थीटा लिखा दिखाते हैं, तो घबराना नहीं, ठीक है। दोनों से लिख सकते हैं टेम्परेचर। कोई अच्छी किताब अगर आप पढ़ोगे किसी फॉरेन ऑथर की, तो वहां पे थीटा लिखा मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत किताबें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि दोनों दिख जाएंगे आपको, तो घबरा मत जाना, ठीक है। टेम्परेचर में के और थीटा दोनों देखने को मिलते हैं। 5 हो गए। छठा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ब्रैकेट में MOL, मोल लिखते हैं, ठीक है, MOL। उसके बाद क्या आता है, अरे ये तो खत्म सा, लुमिनस इंटेंसिटी, ब्रैकेट में कैंडला, कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। 7वां वाला वैसे भी कहीं यूज नहीं होता, ठीक है, सही, कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लिखा, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन व्हिच रिप्रेजेंट हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी में, आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी इन 7 से मिलकर बनी है, हां या ना, हां या ना। जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन 7 से ही तो मिलके बनी है, हां या ना। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो। करेक्ट, यस, एकदम सही, एकदम सही। तो जब भी आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ना, तो आप यही वाली फंडामेंटल डायमेंशंस को ही यूज करोगे। यही लिखा हुआ इन 2 लाइनों में। कह रहा जो ये बेस क्वांटिटीज है ना, यही सब इंक्लूड होंगी उस क्वांटिटी में। यानी यही सारे MLTA के यही सब ही यूज होते दिखेंगे आपको। अभी देखो, शुरू करते हैं लिखने डायमेंशनल फॉर्मूले। इसके बाद एक इक्वेशन भी आएगी जिसको डायमेंशन इक्वेशन बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में इक्वेशन भी यूज होगी, उसको तब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। आजा, सबसे पहला डिस्टेंस, यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होती है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से फिजिक्स स्टार्ट होती है। हां जी, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो, अब जो चीज शुरू होने जा रही है उसमें ऐसे बहुत से फॉर्मूला आएंगे, इस रास्ते में ऐसे बहुत से फॉर्मूला आएंगे जो फॉर्मूला आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, फॉर्मूला कभी देखा भी नहीं होगा। तो सर क्या करें, तो क्या करें सर, हम याद करने पड़ेंगे, फिलहाल के लिए याद करने पड़ेंगे। सर आप रटने के लिए बोल रहे हो? हां, फिलहाल के लिए रटने के लिए बोल रहा हूं। मुझे पता है कि आपको फील नहीं आएगी। जैसे मैं आपको बोलूं एक सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल के दिखाओ, तो आपको पता ही नहीं सरफेस टेंशन होती क्या है। मैं कहूं यार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, डायमेंशन फॉर्मूला, आपको वो आती नहीं है। मैं मानता हूं नहीं आती है, पर मैं क्या करूं, चैप्टर का फ्लो ही ऐसा है मेरे बच्चे। यू लव मी ना, आई ऑल्सो लव यू टू। मैं भी आपसे प्यार करता हूं भाई, तभी मैं आपको सच बताऊंगा, जो भी होगा यथार्थ रख दूंगा आपके सामने, स्पष्ट रख दूंगा आपके सामने कि ऐसा ही है भाई। ये सरफेस टेंशन याद करना ही पड़ेगा, आपको फील आए या ना आए, इस चैप्टर को फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ब्रूटल चैप्टर है ये, एक गाली निकल जाती है कभी कभी मन से इस चैप्टर के लिए, लेकिन क्या करें। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत, घबराओ मत, धीमे धीमे याद हो जाएंगे। जैसे टॉर्क आपने अभी तक नहीं पढ़ा,
पर टॉर्क का फॉर्मूला मेरे को दिखाना पड़ेगा, आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो बेयर करना इस चीज को, सहना, थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाना अपनी थोड़ी सी, और धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक बात और सुन लो, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो 11वीं 12वीं मिला करके अभी आ जाएंगी आपके सामने। दूसरी बात यह है कि किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को आप नहीं लिख पाओगे अगर आपको वो फॉर्मूला ही याद नहीं है तो। अनदर बिटर ट्रुथ, अगेन एक कड़वा सच आपके सामने रख रहा हूं स्पष्टता से, आप डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे अगर तुझे फॉर्मूले नहीं आते हैं तो फॉर्मूला साथ के साथ याद कर, साथ के साथ डायमेंशन निकाल, खत्म। यही तरीका है काम करने का। बाकी तेरी इच्छा, जैसे भी करना हो, जहां से भी पढ़ना हो, वो आपकी इच्छा है। तरीका तो यही है भाई, ठीक है। खैर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई ज्यादा पंगा होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है किस रास्ते पर चले हैं, किस डिस्टेंस पे चले हैं, किस पाथ पे चले हैं, और पाथ की लेंथ होती है हमेशा, यानी डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, है ना। ये तो एक लेंथ ही है, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एल। बस, तो कभी भी डिस्टेंस को लिखना होगा तो एलएचएस में डी लिखेंगे और आरएचएस में लिखेंगे एल। इसको एक और लिखने का तरीका भी है, क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l1 t0, यह भी एक तरीका होता है लिखने का। हजम करो इसको। कोई भी नई चीज देखते हैं तो पहली पहली बार में इतनी जल्दी से हजम नहीं होती है, सर ये कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, m की पावर 0 का मतलब m है ही नहीं, t की पावर 0 मतलब t भी नहीं है, और l की पावर 1 का मतलब l है। तो इसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिखता दिखे तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बात समझिएगा, घबराना नहीं है। इसको देख करके डर लगता है, पहली पहली बार जिस भी काम को करो वो काम करने से डर लगता है। एक चोर चोरी करने भी अगर जाता है ना, ताला तोड़ने भी जाता है ना, उसके हाथ ऐसे कांपते ही हैं, इसलिए वो उस्ताद के साथ जाता है। उस्ताद कौन? उसका कोच, उसका ट्रेनर, उसका टीचर। जैसे आप मेरे साथ आए हो पढ़ने के लिए, आप खुद से इसको पढ़ते तो आपको पता ही ना होता एम कौन है, एल कौन है, टी कौन है, जीरो क्या है, वन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है जी। एक कोच अगर साथ में होता है, एक सिखाने वाला, एक उस्ताद साथ में होता है अगर, तो उस्ताद जी आपको ये बात सिखाते हैं कि ना भाई ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम आराम से देखेंगे, एकदम से नहीं देखेंगे, धीमे धीमे देखेंगे, ठीक है। m0 का मतलब m नहीं है, t0 का मतलब t भी नहीं है, लेकिन क्यों लिखा गया है? लिखते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन देने का तरीका होता है। कोई चीज आपके सामने प्रस्तुत करी जाती है तो प्रस्तुतिकरण होता है ना उसका। कभी मम्मी ने ऐसा किया है क्या? मम्मी ने ऐसा किया है क्या कि तवे में रोटी बन गई है, ले मुंह खोल, फट फेंक के मारी मुंह में? करा क्या? सब्जी आ रही है बेटा, सब्जी, मुंह खोल जरा, छोले आ रहे, छोले, ले मुंह खोल, नहीं ना। एक प्लेट में सजा करके, थाली में आपको रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है, चावल मिलता है, दाल मिलती है, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब मिलता है, अचार भी होता है, चटनी भी होती है। इज्जत से खाना मिलता है ना, बस इज्जत करने का। ये किस लिए लगाया गया है? इज्जत के लिए। बात को समझे ना, ठीक है। प्रस्तुतिकरण करने का एक तरीका होता है, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सर स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता, हाँ इसलिए तो तू आया है बेटा मुझसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सुनता जा, है ना। स्कूल वालों की बेइज्जती मत कर, यहाँ पे अच्छी बात नहीं होती है बेटा, ये कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला यहां पे, मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला यहां पे, ठीक है ना। आपको खुद याद करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज थी, ठीक है ना। तो ये भी अगेन लेंथ ही है, मैं टेक्निकल बात करूंगा बस। ये भी अगेन लेंथ ही है, और लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते थे, 9th क्लास याद कर, स्मॉल एस से डिनोट करते थे। एल ही है ये भी, इसको भी आप प्यार से m0 l1 t0 लिख सकते हो। ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा आता है स्पीड, चौथा आता है वेलोसिटी। देखते जाओ बस। अब तुम तेल देखो, तेल की धार देखो। स्पीड का फॉर्मूला जल्दी बोल भाई, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बोला ना, फॉर्मूला याद होना अनिवार्य है, नहीं तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, नहीं तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा। बात को समझ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सही है। डिस्टेंस एल से लिखते हैं। अरे वाह सर, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया सर, याद आ गया, अभी अभी बताया था आपने, हाँ गजनी, अभी अभी बताया था। टाइम को टी से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एल से लिखते हैं, और टाइम को टी से लिखते हैं। बढ़िया सर। इस टी को ले जा ऊपर बेटा, ये बन जाएगा LT-1। तरीका यही है लिखने का।
LT-1। अब कोई बच्चा आके कहता है कि सर क्या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, M0 L1 T-1? हां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं लिखते। जनरली अकेले को लिखते हैं, अकेले को, ताकि इसको अकेला फील ना हो ना। अगल बगल में दो लोग और आ जाते हैं इसके, तो इसको डर नहीं लगता, बीच वाले को, है ना, बीच वाले को नहीं तो डर लग जाता है बेटा, ठीक है, तो इसलिए इसके अगल बगल ले आते, यहां नहीं लाते, यहां नहीं लाते, ठीक है। तो L बटे में T, L बटे में T ऊपर लेके जाओगे तो T-1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं एक चीज करता हूं, मैंने पहले भी सोचा हुआ था ये, लेकिन अब मुझे एकदम से ध्यान आया जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला करवा रहा हूं तो, ठीक है ना। मैं काम करूंगा, आज की क्लास के बाद मैं अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला आपके सिलेबस में हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सिलेबस में हैं और इंपॉर्टेंट है, इसका एक पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो पिछले साल का है। एक बार उसको अपडेट करके एक बार नजर मार के मैं रात तक इस काम को कर पाऊंगा, ठीक है ना। अभी नहीं हो पाएगा रात तक, क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है। अभी एक और क्लास लेके आया हूं, अभी ले रहा हूं, एक और लेनी है, तो 3 क्लासें मेरी आज लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला की एक पीडीएफ है मेरे पास, है ना, वो मैं सारी की सारी इसके अंदर डाल दूंगा, लेकिन एक बार देख के डालूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मुझे एक बार पूरा जज करना पड़ेगा उसको कि कितना उसमें से काम का है, कितना नहीं है, नहीं होगा हटा दूंगा उसमें से काम का, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा रात तक, ठीक है ना। अब आप टेलीग्राम पर नहीं हो बेटा, तो जो हो उससे ले लेना, घूम घाम के आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। मैं इसको कैसे दूं आपको, नहीं तो, ठीक है, मैं कैसे दूं, मैं ट्राई करूंगा, मतलब कि बैच में अपलोड करवा दूं, लेकिन बैच में अपलोड करवाने के लिए फिर 1-2 दिन लगते हैं, क्योंकि यहां पर मैं भेजूंगा, पीछे टेक्निकल टीम है, वो स्टडी करेगी उसको कि भाई वो क्या चीज दी है मास्टर जी ने, वो अपलोड करवा रहे हैं जो, ठीक है ना, फिर वो अपलोड होगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि पीडब्ल्यू ऐप पर भी आ जाए, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा ये काम, 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी, लेकिन आज ही जिनको चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। रात तक मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। खैर आगे चलते हैं हम लोग। वेलोसिटी हो गया था, हाँ जी हो गया था। 5th पर आते हैं, 5th वाले भाई का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ऊपर रखते हैं वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी, नीचे रखते हैं टाइम। वाह भाई वाह, सर आप ये कहना चाहते हो कि ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है, तो यानी वेलोसिटी ही है ऊपर, तो कायदे से, अरे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी तो आएगी, हां। तो LT-1 ऊपर है और T से टाइम जो है वो नीचे है, यानी ये क्या बन गया, ये क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया फिर, LT-1 ऊपर और T नीचे है। शाबाश रुद्र, बहुत बढ़िया, रुद्र राजपूत, क्या बात है, राशि सिंह बहुत बढ़िया, यस, T ऊपर चला जाएगा, वेरी गुड मुनव्वर भाई, LT-2 हो जाएगा, LT-2, शाबाश, कुश बहुत बढ़िया, निशु बहुत बढ़िया, दीक्षा बहुत बढ़िया, प्रज्ञा बहुत बढ़िया, निशु बहुत बढ़िया, मयंक भाई बहुत बढ़िया, अंशपाल भाई बहुत बढ़िया, मान्या बेटा बहुत बढ़िया, एंजल बहुत बढ़िया, वरुण बहुत बढ़िया, सही है, मानवी बेटा बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन क्या है, LT-1 ऊपर, T नीचे, T ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा, कायदा समझ लो, मैथ्स है मैथ्स से और कुछ नहीं है। T ऊपर जाएगा, T-1 में -1 जुड़ के -2 हो जाएगा, ठीक। 6th आजा भाई, फोर्स होता है फॉर्मूला ma, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। बनाओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बनेगा, तो सर मास से आएगा m और एक्सेलरेशन से आएगा LT-2, हां, मास से आएगा m और एक्सेलरेशन से आएगा LT-2। सब जुड़ जुड़ा के क्या बन जाएगा, सब जुड़ जुड़ा के वो बन जाएगा बेटा जिसका फॉर्मूला आपने कभी नहीं भूलना। इसको आपने अपने नाम के तरीके से याद रखना है। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम है रुद्र, तेरा नाम है विश्वजीत, तेरा नाम है यौवन, तेरा नाम है आशीष, तेरा नाम है दीक्षा, तेरा नाम है आराध्या, तेरा नाम है वरुण, तेरा नाम है अनिकेत, पुलकित, शफाक, एकता, रिद्धि, अर्पित, सेजल, सुहाना, खुशी, अर्पिता, माही, गीतिका, रिया, देवांश, अश्विनी, सन्मिता। आज से तेरा एक और नाम रखने जा रहा हूं मैं, वो है MLT-2। जैसे तुम्हें तुम्हारे नाम याद है, जैसे तुम्हें मेरा नाम याद है, तुम्हारा एक और नाम है आज से, जिसका नाम क्या है, बोल, MLT-2। इसको मत भूलना, बहुत काम आता है, बहुत 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 अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आज के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम, अरे एक इंस्टेंस याद आ गया, अभी मैं गुवाहाटी गया था,
अभी अभी गुवाहाटी होके आया हूं, आसाम से। मैं पिछले संडे को गया था, तो वहां पे एक बच्चा आया, वो उदय बैच से लास्ट ईयर पढ़ा था, इस साल वो परिश्रम में है, ठीक है ना। तो मैंने वो ना साइन करवाने के लिए लाया मुझसे, ऑटोग्राफ लेने आते थे जैसे बच्चे, तो फोटो तो ले चुका था, ऑटोग्राफ लेने के लिए आया मुझसे, ठीक है। तो मैंने बोला नाम बताओ, मैं ऑल द बेस्ट लिख रहा था जैसे, तो मैंने कहा नाम बताओ। कह रहा सर MLT-2। मैं समझ गया, मैं कहा भाई तू उदय में था लास्ट ईयर? कह रहा हाँ सर अभी परिश्रम में हूं। तो मैंने कहा याद है तुझे ये बात कि मैंने शुरू में एकदम बोली थी, एकदम क्लास के स्टार्टिंग में बोला था मैंने तुझे कि तेरा एक नया नामकरण कर रहा हूं आज मैं, आज से तुम्हारा एक नया नाम है, ठीक है, MLT-2। तो मत भूलना भाई, इसको सच में इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। MLT-2 फोर्स का डायमेंशन बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। MLT-2 मत भूलना, नया नाम, तुम्हारा नया नाम MLT-2, नहीं भूलने का, कभी नहीं। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को बेटा P से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है P=mv। आप खुद बनाओगे इसका डायमेंशन, अभी के अभी करो, करो फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी अभी डायमेंशन बनाओ इसका, कर कर जल्दी से। सर कितने फॉर्मूला करवाओगे? बेटा जितने करेगा उतने फायदे में रहेगा, और जितना मेरी क्लास में करवाऊंगा मैं, उसी में से पेपर आएगा, पक्की बात है ये, तो इसलिए कर ले, ठीक है। जितने करवा रहा हूं चुपचाप कर ले, 10 करवाऊं, 20 करवाऊं, 25 करवाऊं, 30 करवाऊं, कुछ होमवर्क में दूं, जो भी हो, DPP में आए, जहां आए, जो मैं दे रहा हूं मेरी क्लास के अंदर, उसी में से पेपर आएगा, बोल रहा हूं मैं ये बात। बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे यहां पर। P का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो मास का m होता है, और v का यहां से लिखेंगे हम, मास इंटू वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी होता है LT-1। तो शाबाश, बहुत बढ़िया, LT-1 को याद वाद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है इसको, लेकिन फोर्स का तो ऐसे याद रखना जैसे आपका नाम हो, MLT-1, MLT-1, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 8 डेंसिटी फॉर्मूला, 9th प्रेशर फॉर्मूला, स्ट्रेस फॉर्मूला। कुछ के नहीं आते आपको, मुझे पता है, मैं खुद बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। वर्क फॉर्मूला, एनर्जी फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला, टॉर्क फॉर्मूला। अंगुलार मोमेंटम फॉर्मूला, काम काम के बता रहा हूं, फालतू नहीं बता रहा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 12th में चलते हैं, चार्ज वोल्टेज करने पड़ेंगे भाई थोड़े थोड़े, 12वीं के भी। रेजिस्टेंस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। बस हट, सॉलिड एंगल भी किसी काम का नहीं है। बस बहुत है, बहुत है। आजा आजा, कहां थे हम? डेंसिटी पर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। आप करना शुरू करो, कॉपी में उतारो, करना शुरू करो, कॉपी में उतारो, करना शुरू करो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया करो। स्ट्रेस बिल्कुल सेम होता है, ये भी फोर्स अपॉन में एरिया है, लेकिन ये फोर्स दूसरी होती है, लेकिन फोर्स तो फोर्स है, फोर्स अपॉन में एरिया ही है ये भी, ठीक है। रीस्टोरिंग वाली फोर्स होती है, लेकिन ये तो वही है, फील अलग है, फील अलग है, और फील तभी आएगी जब पढ़ेंगे इसको, अभी तो कैसे आएगी। वर्क, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो तो mgh होता है, असली मसाले सच सच, mgh, mgh। काइनेटिक एनर्जी अगर हो तो हाफ mv² होता है। और भी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन आप दो का निकालो, जितनी मर्जी का निकालो, सब एनर्जी का सेम ही होता है। पावर, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, वर्क डिवाइड बाय टाइम इज पावर। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इतना करते हैं, पहले इतना करते हैं। आजा, मास का बता बेटा क्या होगा फटाफट से। सर मास का होता है कैपिटल एम, और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाँ या ना? ऊपर मास है, नीचे लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ भी अबे लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी अबे वो भी लेंथ ही होती है, और हाइट भी एक लेंथ ही है। लेंथ 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 क्यूब हो गया, यानी एम डिवाइड बाय एल क्यूब। तो ये बन गया एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3। ठीक है बेटा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब लेंथ ही होती है, अलग अलग तरह की लेंथ ही तो है वो, तो एल क्यूब आएगा, ऊपर जाके एम एल माइनस 3 हो जाएगा। अगले पे आजा चल। फोर्स का तेरा नाम, तेरा नया नाम एम एल टी माइनस 2। और एरिया, एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू लेंथ, दो लेंथ मल्टीप्लाई होती है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस रेडियस मल्टीप्लाई होती है ना, यानी दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी एल इंटू एल करने का। एक एल से एक एल कट गया, ये वाला एल ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है, यानी एम एल टी माइनस 2 ऊपर है। एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ होता है, एक लेंथ नीचे, लेंथ से लेंथ कट गया, ऊपर जाएगा तो लेंथ की पावर -1 हो जाएगा। शाबाश शाबाश। सर +3 क्यों नहीं लिखा? बेटा नीचे +3 है, ऊपर जाके तो वो -3 ही हो जाएगा ना यार, ऊपर जाके तो -3 ही हो जाएगा मेरे भाई। बात सही है कि नहीं? ठीक है, कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर कर भी दूं भाई। ठीक है, ये तो मैथ्स है मेरे बच्चे। L3 नीचे है तो ऊपर जाके तो L-3 ही बनेगा। बात सही है कि नहीं? ठीक है, इस फोर्स, अब फोर्स कैसी भी होगी फॉर्मूला यही होगा, फोर्स कैसी भी होगी फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। और फोर्स का फॉर्मूला अगेन आपका नाम है एम एल टी माइनस 2 और डिवाइड में एरिया विच इज एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट गया और ये वाला एल जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे चले, आगे चले, आगे चले। 11वें पे आते हैं। 11वां है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। निकालना जरा क्या आएगा। सर इनका यूज कब होता है? जब होगा बता देंगे बेटा, अभी लिखते जाओ आप। ठीक है ना, अभी से क्या बताऊं ये सब चीजें, कहां क्या यूज होगा, अलग अलग चैप्टरों में है सारी चीजें। 11th पूरी है ये पूरी 11th है ये। हाँ जी, वर्क का बताइए,
वर्क का बताओ जल्दी से। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2, जैसे कि तुम्हारा नाम। और डिस्प्लेसमेंट खाली L होता है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो LL मिलके बेस सेम पावर ऐड स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, खत्म। ML²T-2, बहुत बढ़िया। इधर आ जा। M G और H है। M मतलब मास, M मतलब मास, ठीक। G क्या है? ये एक्सेलरेशन है। G एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है LT-2। ये देख, ये देख, एक्सेलरेशन का क्या है? LT-2। तो LT-2 ले लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये H बोले तो हाइट है, असली मसाले सच सच MGH। H आएगा तो मतलब L आएगा, L में L जुड़ करके बन जाएगा ML², यानी आ जाएगा ML²T-2। कुछ मैच होता दिख रहा है आपको? ये भी करोगे तो इसका भी आंसर ये आएगा, ML²T-2। चेक करियो, चेक करियो, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। यानी वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। कायदे से दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्क चीज अलग है, वर्क का कॉन्सेप्ट अलग है, एनर्जियों का कॉन्सेप्ट अलग है, और सारी एनर्जियों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। काइनेटिक का मीनिंग अलग है, पोटेंशियल का अलग है, हीट का अलग है, न्यूक्लियर का अलग है, केमिकल का अलग है। इतनी सारी एनर्जियां हैं यार, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम, सबका सेम, ML2T-2, ठीक है। वर्क डिवाइड बाय टाइम क्या बनेगा? पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का तो ऊपर से लिख लो ML2T-2, ऊपर से टेप लो, टेप के लिख दो, लिख दिया ना। और नीचे क्या है? नीचे एक और T है, ये T ऊपर जाएगा तो T-3 बन जाएगा। तो ML²T-3, ML²T-3, ML²T-3। क्या ये सारे फॉर्मूले आज ही याद करने हैं आपको? नहीं। पर क्या ये तरीका आपको सीखना है? हां। मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना मुझे ना क्लास 11th को, कि आप पहले ही चैप्टर में सारे फॉर्मूला देख करके डर जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। एक्सपेक्टेशन आपसे बस इतनी है कि फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन ड्यू कोर्स याद होंगे, धीरे धीरे याद होंगे, एक साथ नहीं हजम हो पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले याद हुए हैं पढ़ा पढ़ा करके। आपको बिना पढ़े कैसे याद हो जाएंगे? पर आपको ये तरीका आना चाहिए, समझ रहे हो ना। कभी आगे फ्यूचर में आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़े तो मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टरों में सब जगह पर डायमेंशन फॉर्मूला देखने को मिलेंगे आपको, तो मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा। तरीका अभी सीख लो, फॉर्मूला बाद में भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला 6 महीना बाद भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका आज ही याद करना है आपको। तरीका आज ही सीखना कि करते कैसे हैं, बात समझे ना। करना कैसे है ये आपको आज ही याद करना है। फॉर्मूले मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, ड्यू कोर्स सीखेंगे। 2 साल की मेहनत है यार, आप खुद सोचो, सारे फॉर्मूले 2 साल में सीखने आपको ये, तो ऑब्वियसली कैसे रट्टा आ जाएगा? इतना इतना रट्टा कैसे मारोगे? कोई भी नहीं मार सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फोर्स MLT-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे कैसा भी हो, है ना। डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ML2T-2। अच्छा, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क और एनर्जी से सिमिलर है कि नहीं? बोलो बोलो। ML2T-2, 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 ये इससे सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर क्या? सेम है। इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, लेकिन क्या ये चीजें भी सेम है? क्या किन्हीं 2 चीजों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाने से वो चीजें भी सेम हो जाती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या 2 क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो जाने से वो चीजें सेम हो जाती हैं क्या? क्या टॉर्क और वर्क एक ही बात है? फिर अलग अलग टर्म क्यों होती? क्या एनर्जी और वर्क एक ही बात है? क्या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो समझना इस बात को, डायमेंशन फॉर्मूला इस चीज का सूचक नहीं है, इस चीज की सूचना नहीं देता आपको कि ये चीजें क्या हैं। ये बस इसकी सूचना देता है आपको कि ये किस पर डिपेंड कर रही हैं। ये मास की 1 पावर पे, लेंथ की 1 पावर पे, लेंथ की 2 पावर पे, टाइम की -2 पावर पे डिपेंडेंट है। इतना ही बताता है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डरना नहीं ज्यादा, डायमेंशन फॉर्मूला ज्यादा डरने का नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अंगुलार मोमेंटम एल से लिखा जाता है। जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया हो, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहला वैसे स्टोकियोमेट्री पढ़ा देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैं नहीं पढ़ाता होता, ठीक है ना। अगर मैं केमिस्ट्री का भी पढ़ाता होता तो मैं पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट तो ना पढ़ाता। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बड़ा खतरनाक चैप्टर है, उससे मैं केमिस्ट्री कभी स्टार्ट ना करता भाई। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है ऑफलाइन में, ठीक है ना, 11th-12th की, तो मैं कभी भी ना मैंने खुद पढ़ी है, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो हमारे टीचर हमको सिखाते हैं। तो मेरे जो गुरुजी थे केमिस्ट्री के, उन्होंने भी पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था। उन्होंने भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी स्टोकियोमेट्री नहीं पढ़ाया था हमको पढ़ाया ही उन्होंने, सबसे पहला चैप्टर था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप एंगुलर मोमेंटम पहले ही देख लेते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एंगुलर मोमेंटम पहले ही आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। क्या है ये? m बोले तो मास, v बोले तो वेलोसिटी या स्पीड, r बोले तो रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम को ब्रैकेट में लिखा LHS में, मास से आया m, वेलोसिटी से आया LT-1 और रेडियस से आता है लेंथ। रेडियस एक लेंथ ही तो है। अबे सर्कल की रेडियस लेंथ ही तो होती है। रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या लेंथ ही तो है ना। तो ये लेंथ है भाई रेडियस, घबराने का नहीं। L से L मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फॉर्मूला लिखने का, m1 L² T-1। ये है अंगुलार मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। बढ़िया, ml2 T-1, बढ़िया। अब एक बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कैपिटल G होता है, 9th में देखा था, किस फॉर्मूले में आता था ये याद है आपको? 2 मास है, m1 मास, m2 मास, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में फोर्स लगती थी, याद है आपको? फोर्स का फॉर्मूला होता था G m1 m2 अपॉन में r²। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आपको G का डायमेंशन निकालना है ना, बाकियों के याद है क्या? बाकियों के आते हैं क्या आपको? G का निकालना है तो बाकियों के आते हैं कि नहीं आते? फोर्स का mlt-2 तुम्हारा नाम, r क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर है ये दोनों मास है। मास का क्या होता है? mm, ये l² है, ये m² है। तो इसको कैसे लिखेंगे देख, सबसे पहले काम कर, G का निकालना है ना, तो G को एक साइड पे कर ले, r² के साथ f को ले जा, f r² हो गया। m1 m2 को नीचे ले आया, f r² डिवाइड बाय m1 इंटू m2, ऐसा करना। ऑलरेडी बच्चों ने निकालना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। नीरज भाई क्या बात है, बढ़िया। यस डॉक्टर रिया क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस पवन भाई वेरी गुड। वरुण, भैरवी बहुत बढ़िया। दीक्षा बहुत बढ़िया। यस नमन बहुत बढ़िया। उत्कर्ष बहुत बढ़िया। काव्या बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mlt-2। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, सही है। डिवाइड बाय, एक नहीं दो मास हैं, दो मास है तो दोनों मासेस का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। एक मास से एक मास उड़ा दिया तो एक मास जाके ऊपर बैठ जाएगा, तो बन जाएगा m-1। L और L² मिलके हो गया L³ और T-2। बस यही है G का डायमेंशन फॉर्मूला। आना चाहिए भाई करना, ठीक है, आना चाहिए। m-1 L³ T-2, बहुत बढ़िया। सरफेस टेंशन को S लिखते हैं, फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या फीलिंग है, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, जब आएगा तब बात करेंगे। फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स का डायमेंशन बता क्या है? mlt-2 और डिवाइड बाय L मतलब लेंथ ही है, तो लेंथ नीचे है, एक लेंथ से एक लेंथ कट गया, mt-2 आ गया। यही है डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। एस से डिनोट करते हैं इसको, सरफेस टेंशन को। आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोट होता है इस सिंबल से, सिंबल का नाम है ईटा, ETA, ईटा, सिंबल का नाम है ईटा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F, यानी कि अगेन फोर्स आ गई, देखा कितनी बार फोर्स आ चुकी है, इसलिए बोला था फोर्स ढंग से याद करना, फोर्स अपने नाम के तरीके से याद करना। फोर्स होता है बेटा 6 पाई ईटा RV,
कैसे निकालोगे ईटा को? निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। 6 पाई ईटा आरवी। बिलाल कह रहा रिकॉर्डेड है सर, इज नॉट रीडिंग अवर चैट्स। हां तो ठीक है, रिकॉर्डेड ही सही। जिसके काम का होगा वो पढ़ लेगा, जिसको जाना होगा वो निकल जाएगा। मैं क्लास ऐसे खत्म नहीं करता भाई। गलत आदमी की क्लास में आ गए हो शायद, गलत फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हो बेटा। मैं जितना करवाना होता है उतना ही करवाता हूं, और फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, चाहे तुम बायो के हो चाहे तुम मैथ के हो। फिजिक्स में अटके तो बहुत बुरा अटकोगे भाई, ध्यान रखना। दूसरी क्लास में बता दे रहा हूं ये बात, ठीक है। जिसको जाना है निकलना, निकल जाओ। क्लास एंड तब होती है जब मैं चाहता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जिसकी भी क्लास हो निकल जाओ, साफ साफ निकल जाओ। दूसरी क्लास में बोल रहा हूं ये बात। टाटा बाय बाय, काटा लगाओ, वहां से ऊपर से क्रॉस करो, निकल जाओ, ठीक है। क्लास तब खत्म होगी जब मैं बताऊंगा कब खत्म होगी। ईटा कैसे निकालेगा भाई, बता 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 कैसे निकाले। मैं क्लास नहीं छोड़ने वाला बेटा, टेंशन मत लो। बच्चे कह रहे नहीं नहीं सर पढ़ाऊंगा ही मैं तो यार, मैं नहीं छोड़ने वाला। इनके लिए छोड़ूंगा क्लास, ये थकेलों के लिए। ये थकेले जो निकलना चाह रहे, निकलो यार निकलो, इग्नोर, चल निकल भाग। तुझे पढ़ाने के लिए तो मैं हूं भी नहीं यार, किसी और से पढ़ ले जाके जा। ईटा छोड़ दे यहां पे, बाकियों को नीचे ले जा। फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई आर और वी, यही बच्चा, यही बच्चा। ईटा छोड़ दिया, बाकियों को ले गए डिनोमिनेटर में, खत्म। अब लिख फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? MLT-2। नीचे 6 पाई है, देख 6 और पाई दोनों नंबर है। नंबर ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं भाई, उनको कैसे नापोगे तोलोगे? कोई कांस्टेंट कैसे नपेगा तुलेगा? वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो पहले ही नप चुका है। बात समझ लो ना, ये न्यूमरल कांस्टेंट होते हैं, नंबर कांस्टेंट ऑलरेडी नपे हुए होते हैं, इसे कैसे नापेगा भाई? तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। आर का लेकिन है, आर इज रेडियस यानी कि लेंथ, और वी यानी कि वेलोसिटी, तो LT-1 लिखेंगे, ठीक है। इसको टोटल कर लो एक बार। एल से एल कट गया, लेकिन एक एल जिंदा है तो ऊपर जाएगा, है ना। तो एम, एक एल ऊपर आ गया तो L-1, T-2 है, नीचे T-1 है, -1 से -1 कट गया तो T-1 बच गया। M L-1 T-1। यस, गुड, बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया बेटा। यस यस कुणाल भाई एकदम सही। यस यस, दीक्षा सही है, तनिष्क सही है, फरहान सही है, तृप्ति ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और उसके ब्रैकेट में ML-1 T-1, बस इतना ही आएगा। 12th क्लास में चलते हैं। अब 12वीं क्लास में जाओगे तो चार्ज पढ़ना पड़ता है सबसे पहले आपको, ठीक है ना। अब ये चार्ज आता कहां पर है? चार्ज आता है बेटा करंट के फॉर्मूले में। करंट का फॉर्मूला क्लास 10th से याद होगा आपको, नहीं याद तो भाई होना चाहिए याद यार, 10वीं पास तो तुम हो ना यार। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, याद आ रहा है? I = Q/T, है ना। अब आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज के लिए क्या लिखोगे? IT लिखोगे, IT, करंट इंटू टाइम, सही है ना। चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो करंट क्या होता है? करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, A फॉर एम्पियर लिखा जाता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ या ना? लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? भाई नई चीजें भी सिखानी पड़ेंगी ना, बात समझ रहे हो ना। इतनी वैरायटी क्यों लेके आया हूं क्लास के अंदर? इसलिए तो लाया हूं, ताकि जब वैरायटी सीखोगे, वैरायटी पढ़ोगे, तभी तो आप नई नई चीजें ढूंढ पाओगे कि क्या नई चीज और है जो हमको याद करनी है, क्या और नई चीजें जो पूछी जा सकती है। टाइम के लिए तो T ही है, टाइम के लिए तो T ही है। तो चार्ज का होता है A1 T1। इसको ऐसा भी लिखते हैं बेटा, इसको ऐसा भी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, M0 L0 T1 A1। ये भी एक तरीका होता है लिखने का इसको, ठीक है। चार्ज वाले को लिखने का ये भी एक तरीका है, M0 L0 T1 A1। वोल्टेज पर आते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला 10th क्लास से वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला है वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क आप देख चुके हो, ML2 T-2 होता है, और चार्ज आपने अभी अभी निकाला, क्या? A1 और T1, है ना। A1 T1, या A और T ही लिख दो बस, बहुत है, ठीक है। अब देख क्या होगा, T भी चढ़ जाएगा ऊपर और A भी चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया M1 L2, T जो 1 था ऊपर जाके -1 तो बन गया T-3,
और a-1 खत्म। m1 l2 t-3 a-1 ऐसे बनाना है आपको। मतलब सीधी बात है यार, फॉर्मूले याद होंगे तो ही बना पाएगा डायमेंशन भाई, और एक साथ सारे याद नहीं होंगे, ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है, ये तुझे भी पता है कि एक साथ याद नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आराम आराम से एक एक करके, ठीक है। रेजिस्टेंस पर आते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है क्या था? ओम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से आप R लिख सकते हो V बाय आई। बस हो गया काम, हो गया काम। वोल्टेज का डायमेंशन वो लिखा, M1 L2 T-3 A-1, यही है। और करंट का A होता है ना, करंट को एम्पियर लिखते हैं, A वो नीचे आएगा, वोल्टेज ऊपर आएगा, A भी ऊपर चला गया अब तो, ओ भाई साहब, तो ये हो गया M L² T-3 A-2। दिस इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है ना। ML² T-3 A-2, क्या बात है यार, बच्चे लिख रहे हैं, वाह 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 वाह, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में वेलोसिटीज का रेशियो होता है, v1 बाय v2, है ना, याद है थोड़ी थोड़ी 10th क्लास, वेलोसिटीज का रेशियो। अब देख, तू अगर रेशियो निकाल रहा है बेटा, तो ऊपर जो डायमेंशन लिखेगा वही नीचे भी रहेगी, तो कट जाएगी दोनों। इट इज एक्चुअली डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है बेटा, कोई डायमेंशन नहीं है। और जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको प्रस्तुत करने का तरीका होता है M0 L0 T0। जो भी डायमेंशनलेस है, जो भी डायमेंशनलेस है, उसको लिखने का तरीका होता है M0 L0 T0, यानी कि 1 है, ये 1 के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आ रहा है, देखो ऊपर नीचे 1 1 ही है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो M0 L0 T0। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी के साथ भी ऐसा ही होगा। कोई रिलेटिव डेंसिटी लिखने का मतलब होता है ऊपर रखते हैं सब्सटेंस की डेंसिटी और नीचे रखते हैं पानी की डेंसिटी। ये आएगा आपके सिलेबस में है, क्लास 11th में ये है, तब पढ़ेंगे इसको। ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी, नीचे पानी की डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी तो आपने निकाली थी, कहां गई, कहां गई भाई, ये रही ml-3, ml-3। तो ऊपर भी ml-3, नीचे भी ml-3, ml-3 से ml-3 कट गया, अगेन ये डायमेंशनलेस है, यानी M0 L0 T0 डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी ठीक। स्ट्रेन पर आते हैं। स्ट्रेन होता है बेटा, ऊपर रखते हैं चेंज इन लेंथ, नीचे रखते हैं ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। वही कहानी हो गई दोबारा से, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और डायमेंशनलेस है तो यहां दिखेगा आपको नोट्स में, यहां छुप गया, कोई बात नहीं। M0 L0 T0, जब भी कोई डायमेंशनलेस होगा M0 L0 T0 लिख देना है आपने। तरीका है लिखने का, प्रेजेंटेशन का, प्रस्तुतिकरण का मार्ग है ये ठीक है। प्लेन एंगल पर आते हैं, वेरी वेरी सिंपल प्लेन एंगल। अभी अभी फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया था, आर्क लेंथ रखते हैं ऊपर और रेडियस रखते हैं डिवाइड में, हां या ना बोलो। आर्क लेंथ भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है बेटा, लेंथ से लेंथ कट गया, इट इज ऑल्सो M0 L0 T0, डायमेंशनलेस है ये भी। तो कहानी ये है, कहानी ये है, कहानी ध्यान से सुनना, कहानी ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में यूनिटलेस भी है, सुनना ध्यान से, यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। रिलेटिव डेंसिटी भी ऐसी ही है, यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, और स्ट्रेन भी ऐसा ही है, यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ही ऐसी चीजें हैं जो डायमेंशनलेस तो हैं लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। क्या यूनिट है भाई इसकी, क्या यूनिट है भाई प्लेन एंगल की? प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, समझ रहे हो ना, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब यही होता है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं होता पर यूनिट होता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब ही यही है, जो डायमेंशनलेस तो है
जो डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। यूनिट वाली इसकी रेडियन और इसकी स्टेरेडियन, बल्कि डायमेंशन दोनों का ही नहीं है। परमानेंट होमवर्क आप लोग के लिए, जितने भी क्वांटिटीज आज मैंने आपको करवाई हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटी आज आपने करी है, आप इन सबको कम से कम एक बार दोबारा करोगे। रीराइट, ठीक है, दोबारा करोगे। खासकर इसको चाहो तो 3 बार करना। किसको? ये जो तरीका मैंने बताया था आपको, यहां से वहां ले जाने वाला जो होता है ये, और ये वाला भी। इसमें बच्चे को दिक्कत आती है शुरू में, क्योंकि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई ऑलरेडी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाने का। तो मैं शक्लें जानता हूं, कहां फंस सकता है, कहां बच्चा नहीं फंस सकता है। क्लास 11वीं का ये मैं अच्छे से जानता हूं। या तो वो तब फंसेगा जब उसे फॉर्मूला याद नहीं होगा, या फिर वो तब फंसेगा जब यहां वहां चीजें ले जानी पड़ती हैं, जैसे यहां ले जानी पड़ी, इसको ऊपर उसको नीचे ले गए हैं, तो यहां फंसोगे आप। इसलिए इनको तो आपने रिपीट करना ही करना है। बस दिस इज द परमानेंट होमवर्क, कि जो चीज करवाई जाए वो सोने से पहले रिकॉल करनी है बेटा। और हां, जो डे 1 पर प्रॉमिस आपने मुझसे किया था, वो ये था कि यू विल बी डिसिप्लिन्ड दिस ईयर, पूरे साल के लिए, है ना, पूरे साल के लिए आप डिसिप्लिन्ड रहोगे। तो ये डिसिप्लिन नहीं है बेटा, जो आप ये शो करते हो कि 1.5 घंटा होते ही या 1 घंटा 40 मिनट होते ही छोड़ दो सर, छोड़ दो, हाथ जोड़ने लगते हो। ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि पता है क्या है, क्लास 11th दया नहीं दिखाती, बता रहा हूं मैं आपको। क्लास 11th दया नहीं दिखाने वाली। मैं फिर भी दया दिखा दूंगा, मैं फिर भी क्लास बंद कर दूंगा, क्या ही जाता है। ऐसे करके माइक हटाना है, ऐसे करके माइक हटाया, क्लास बंद हो गई, चला जाऊंगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे जाने में। लेकिन क्लास 11 दया नहीं दिखाएगी। क्लास 11 का कोर्स इतना बड़ा है जो जनवरी तक भी खत्म नहीं होगा, अगर तरीके से खींच करके पढ़ाया ना जाए तो आपको मैं साफ बात बोलता हूं, आपके पास चॉइस है 2 टीचर की। तो अगर मेरे से पढ़ना है, अगर मेरे से सीखने आ रहे हो, तो ये बात पक्की है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे आपको 10th क्लास में दिखता था पढ़ाता हुआ, खींच के ही पढ़ाऊंगा मैं तो। और मेरी क्लास में कभी फन खत्म नहीं होगा, ये बात पक्की है। बाकी आपकी इच्छा, जहां से आपका मन करता हो, जहां से आपकी वाइब बनती हो, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरी क्लास लंबी ही चलेगी, 1 घंटा 40 मिनट मिनिमम मान करके चलना, मिनिमम है ये, इससे ऊपर ही जा सकती है। कोई कोई दिन होगा जब 1.5 घंटा टच करेगा, लेकिन पोछा मारने का काम मुझे आता नहीं है भाई, मैं करता भी नहीं हूं, ठीक है ना। मेरा काम है डिटेल में आकर के बात करना, और हर एक चीज अपने हाथ से लिखता हूं। कुछ भी छपा छपाया मेरी पीपीटी में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई रहती है, उसके अलावा मैक्सिमम चीजें मैं अपने हाथ से लिखता हूं। 95% चीजें मेरे हाथ से लिखी मिलेंगी, क्योंकि मैं अपने हाथ से नहीं लिखूंगा तो तू कैसे लिखेगा भाई, तू कैसे लिखेगी मेरी बहन। तो बात को समझ, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। इतना कोर्स नहीं है बेटा, इतना बड़ा कोर्स है, जो देख ले तू स्क्रीन से बाहर चले गए मेरे दोनों हाथ। तो इतना बड़ा कोर्स रिवाइज कैसे करोगे? नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स अपने हाथ से ही बनाने हैं, किसी के मांगे हुए नहीं चलेंगे। मैं दे तो दूंगा आपको फॉर्मूला, पर इच्छा नहीं करती है मेरी ऐसे देने की, मैं सच बताऊं तो आपको। मैक्सिमम चीजें 25 डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अपने हाथ से करवाए हैं आज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी 7 मिनट बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, थोड़ा सा आंखें बंद करके रेस्ट लो, पानी वानी पियो, कुछ खाने का मन हो तो थोड़ा बहुत खा लो, और जुट जाना अपनी क्लास के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।